कि मैं आपको दो चार सोल्यूशन की एग्जांपल समझा देती हूँ, आप लोग फिर बाद में खुद ही कर लीजिएगा। बट आप लोग इस दो जो सॉल्वेंट की सोल्यूशन के सॉरी यूनिट है, इनके अंदर सॉल्वेंट की क्वांटिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते, बट आप लोग इसमें और इसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी का अंदाजा लगा सकते हो। मतलब इसमें मास और मास की अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे 4% आप सोल्यूशन बना दें, तो 4% का मतलब यह है कि आप कह रहे हो कि 4 ग्राम आपने वो चीज ली है जिस चीज का भी मैं सोल्यूशन बनाने को आपको कह रही हूँ, और उसको सॉल्वेंट के अंदर इतना मिक्स किया है, इतना उसके अंदर सॉल्वेंट डाला है कि जो टोटल सोल्यूशन बन रहा है उसका वॉल्यूम हो जाएगा 100 ग्राम। ये इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि मुझे वॉल्यूम और वॉल्यूम सोल्यूशन बना के दो 4% ऑफ दैट क्वांटिटी, या दो जो भी सब्सटेंस है दैट सब्सटेंस, ठीक है, तो उसके मतलब आप कहोगे कि 4 ml वो चीज लें और उसको एक फ्लास्क के अंदर डालें, और उसके अंदर आप लोग डाइल्यूशन वाला जो भी आपने सॉल्वेंट डालना है वो डालते जाएं, अनलेस अनटिल के वो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है वो 100 ml ना हो जाए। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा 100 जो टोटल बनेगा। तो इसका मतलब है सॉल्वेंट आप लोग 100 से कम डालोगे। वॉल्यूम और वॉल्यूम में तो आपको पता चल रहा है कि अगर मैं 4 ml आपका पहले से सॉल्यूट मौजूद है और सॉल्वेंट सॉरी सॉल्वेंट इतना डाल दिया कि टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 बन रहा है, तो इसका मतलब 96 ml जो है आपका सॉल्वेंट उसके अंदर यूज होगा, ठीक है। तो दूसरी तरफ मैथ्स और मैथ्स में भी पता चल जाता है कि आप लोगों ने अगर 2 ग्राम किसी चीज का लिया है और 100 ग्राम टोटल सोल्यूशन बनाना है, तो इसका मतलब सॉल्वेंट उसके अंदर 98 ग्राम इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर मैथ्स और वॉल्यूम और मैथ्स की बात करें, तो वहां पे कहता है सॉल्वेंट की क्वांटिटी का अंदाजा लगाना क्वाइट डिफिकल्ट होता है, या समटाइम इम्पॉसिबल भी हो जाता है ड्यू टू सोल्यूशन फॉर्मेशन, जो उसके अंदर एंथैल्पी वगैरह इन्वॉल्व होती है उस वजह से। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको इन दोनों को इकट्ठा लिखा था यूनिट को, और उसको अलग से लिखा है। असाइनमेंट आपकी इसकी ये है कि आप लोगों ने हर किसी बच्चे ने मुझे चाहे ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा चाहे अलग से सेंड कर दीजिएगा, वन एक एक जो है ना इनका न्यूमेरिकल चारों यूनिट का अलग से एक जो अपनी मर्जी का। अगर कहते हैं तो मैं बता दूंगी, नहीं तो आप अपनी मर्जी से कोई भी सोल्यूट लेके उसके परसेंटेज वाला सोल्यूशन वाला जो है ना मुझे सेंड कर दीजिएगा। चारों ही आपने करने हैं, एक ही क्वांटिटी रख दीजिएगा, उसी के चारों कर दीजिएगा। अक्सा शायद या किसी एक बच्ची ने, अलीना ने शायद, जो कल की असाइनमेंट दी थी, सिर्फ एक बच्ची ने मुझे वो सेंड की है, अलीना थी आई थिंक। उन्होंने मुझे सेंड की थी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके, और जो तीनों मैंने दिए हुए थे, ठीक है। तो वो आप लोगों ने कर लेनी है। अब इसका भी एक पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन जो है ना, ये वाला सोल्यूशन की टर्मिनोलॉजी तब इस्तेमाल की जाती है जब आप लोग कहते हो कि बहुत ही लीस्ट क्वांटिटी में या बहुत ही माइन्यूट ट्रेसिस क्वांटिटी में सोल्यूट प्रेजेंट हो किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो तब जो आप लोग सोल्यूशन के टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हो वो है पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। और ये वाला तब इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली जो हमारी इंडस्ट्री में यूज होता है, ये हैवी मेटल्स की जो है ना कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री के सॉल्वेंट के अंदर। तो यहाँ पे जो पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन है, आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, मास ऑफ द सोल्यूट को भी ग्राम में करना है, मास ऑफ सोल्यूशन को भी ग्राम में करना है। तब आप जाके इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। मैं रीजन भी बताती हूँ। यहाँ पे भी मास ऑफ सोल्यूट लेना है, मास ऑफ सोल्यूशन लेना है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻9। ये 10⁻6 और 9 का तो फर्क आप लोगों को पता चलेगा। मिलियन कहते हैं कि जो 10 लाख होता है, और बिलियन सोच लें कितना होगा, पता नहीं कितना होगा। 1,000 को भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो इतने 1 बिलियन होगा। 1 बिलियन के अंदर 10⁻9 जीरो होते हैं, यानी कि 0 9 टाइम आता है। आगे ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ना पीपीएससी में, मैं आपको दिखाती हूँ, वो कुछ इस तरह से आया हुआ था, और बच्चों ने मोस्टली ये वाला तो आप सबको पता है, मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1000 इक्विवेलेंट्स। इसमें तो कोई मसला नहीं है कि मिली जो है ना, अगर मिली 10⁻³ होती है, 10⁻³ है, तो इसका मतलब डिवाइड हो रही है इक्विवेलेंट टू 1/1000 इक्विवेलेंट्स। तो इक्विवेलेंट से वो छोटा यूनिट है, इसलिए डिवाइड हुआ है। दूसरी तरफ ये क्वेश्चन आया था ये वाला, इसमें ना, इसमें तो जवाब लिखा हुआ है, तो आपको नजर आ गया ना कि ये इसका जवाब ये है, लेकिन आप लोग मुझे बता सकते हैं ये किस तरह से हुआ है। देखो, सबसे पहले था पीपीबी, इसका मतलब 10⁻9 पावर लानी है किसी भी तरीके से। पहले आपको नजर आ रहा है नैनोग्राम, लीटर और जो किलोग्राम है, ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्वांटिटी समझी जाती हैं, ठीक है, लीटर एंड किलोग्राम। तो अगर आप लोगों को सोल्यूशन के अंदर लीटर लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, इसका मतलब है किलोग्राम। तो इसको मैंने कहा था आप लोगों ने, इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा था
कि मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोल्यूशन को आप लोग ग्राम में शो करना, इससे मल्टीप्लाई करना, फिर आपके पास जवाब ठीक आएगा, वरना आप लोग गलती करोगे, लाजमी गलती करोगे। ये देखना जरा, ये था नैनोग्राम। आपको लग रहा है नैनो का मतलब है 10⁻⁹, तो ये ठीक होना चाहिए। लेकिन नीचे क्या है, लीटर। लीटर का मतलब होता है किलोग्राम। ऊपर तो 10⁻⁹ हो गया, नीचे ग्राम करने के लिए उसको भी, और इसको ऊपर वाले को भी ग्राम करने के लिए नीचे वाले को 10⁻³ ग्राम करना पड़ेगा फिर। तो 10⁻³ जब 10⁻⁹ से कट आउट होगा तो पीछे रह जाएगी पावर 10⁻⁶। ये बात समझ आई आपको? मैम -9/3 होगा, और फिर -9 - 3 हो जाएगा ऊपर जाके, बिल्कुल, माइनस वो देखो ट्वेल्व बन जाना है। -12 हो जाएगा, ठीक है। -12 हो जाएगा, नैनोग्राम है। ठीक है। अब देखो आप लोगों ने पहले तो, मतलब वो जब कैंसिल आउट करोगे वो तो पार्ट्स पर बिलियन का मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ हो जाएगा। अगर उसको पहले ही इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तब भी ये जवाब ग्राम ग्राम से कैंसिल आउट नहीं होगा। नीचे देखो, इसको बाद में देखते हैं, पहले मिलीग्राम पे आओ। 10⁻³ पहले से है, नीचे से भी 10⁻3 ऊपर जाएगा तो वो 10⁻⁶ टोटल बन जाएगा। तो क्या ये 10⁻⁹ से कैंसिल आउट नहीं होगी, मतलब ये 10⁻⁹ नहीं आ रहा। इधर देखेंगे ना, 10⁻⁻, मतलब आपने ऐसी पावर लानी है जो 10⁻⁹ से कैंसिल आउट हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पे जो माइक्रोग्राम है 10⁻⁶, और किलो कौन सा है, 10⁻3, ये भी ऊपर जाएगा तो 10⁻⁹, यहाँ पे आती है 10⁻⁹। यहाँ पे सॉल्वेंट पीपीबी के इक्वल होगा। तो इसकी जब डेफिनेशन की जाती है ना, तो डेफिनेशन के अंदर, मैंने तो डेफिनेशन सिंपल सिंपल लिखी है ना, ये खुद ही कहते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, mass of the solute in milligram और mass of the solution in kilogram, तब आपके पास पार्ट्स पर मिलियन बनता है। यानी अगर आपका सलूट मिलीग्राम में है, सोल्यूशन कौन सा है, सोल्यूशन का मास किलोग्राम में है, तो किलोग्राम के अंदर मिलीग्राम बहुत कम नजर आता है आपको, तो आपका सोल्यूशन पार्ट्स पर मिलियन है। अगर आपको मास ऑफ द सोल्यूट माइक्रोग्राम में है, और जो सोल्यूशन का वॉल्यूम बना, सॉरी मैथ बना रहे हैं वो किस में है, वो आपका किलोग्राम में है, तब आपका पीपीबी सोल्यूशन बनेगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 पार्ट्स पर बिलियन सोल्यूशन बना दो किसी चीज का, तो आप लोग कहोगे, डायरेक्ट कहोगे 4 माइक्रोग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस लो, और उसको किलोग्राम सॉल्वेंट में डाल दो, 1 किलोग्राम, तो आपके पास 4 पीपीबी सोल्यूशन बन जाएगा। यानी कि मैं कह रही हूँ, मैम इस बात की नहीं समझ आई, दोबारा बताएं। यानी कि 4 पीपीबी, आप एक, आपको मैं कहती हूँ कि पार्ट्स पर बिलियन सोल्यूशन बना है, सोडियम मेटल है आपके पास, और इसका ना 4 पीपीबी सोल्यूशन बना दो, या कोई भी चीज है। तो आप लोग इस तरह के सोल्यूशन में ना, आप लोगों को जैसे परसेंटेज सोल्यूशन है, इस तरह के सोल्यूशन में आप लोगों को ना उसकी मोलर मास की जरूरत नहीं पड़ती, उस चीज के फार्मूले की। आपने डायरेक्ट क्या करना है, 4 पीपी बनाना है। अच्छा, तो पार्ट्स पर बिलियन का मतलब ये है कि 4 माइक्रोग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस लो, यानी 4 माइक्रोग्राम मैंने लिया इसका सोडियम मेटल का, और उसको 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर, सोल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट नहीं, उसको इतना सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया कि टोटल जो सोल्यूशन का वॉल्यूम या मैस बना है वो है 1 किलोग्राम। माइक्रोग्राम यहाँ पे, और वो हो गया 10⁻⁶। नीचे से आएगा मास ऑफ द सोल्यूशन, वो है किलोग्राम में। ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये है पार्ट्स पर बिलियन सोल्यूशन। यानी कि यहाँ पे जो सलूट की क्वांटिटी आप है माइक्रोग्राम में लेते हैं, यहाँ पे लेते हो मिलीग्राम के अंदर। अगर आपने सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर या किलोग्राम में लिया हुआ है, लिख लो ये पॉइंट। अगर आप लोग सोल्यूशन का वॉल्यूम या मैस किलोग्राम या लीटर में ले रहे हो, दोनों तरफ, तो आप लोग कहोगे पार्ट्स में मिलियन में सलूट का मास मिलीग्राम में आएगा, और इसमें माइक्रोग्राम में आएगा। बट दूसरी सिचुएशन क्या है, आप लोग सोल्यूशन का मैस जो ले रहे हो वो हो ग्राम में, ठीक है, वो ग्राम में ले रहे हो। तो अब जो है पीपीएम में मैस ऑफ सोल्यूट किस में आएगा, माइक्रोग्राम के अंदर, क्योंकि नीचे तो ग्राम है, और इधर भी मैस ऑफ द सोल्यूशन इज मैम ये ग्राम। पॉइंट लिखवा दें, इसकी नहीं ठीक है, लिखे कि अगर समझ सोल्यूशन का आई। मैस आप लोग किलोग्राम में ले रहे हो, पहली कंडीशन है मास ऑफ द सोल्यूशन इज इन किलोग्राम, तो फर्स्ट पॉइंट पीपीएम जो है वो होगा, उसका मास ऑफ सोल्यूट होगा मिलीग्राम में, और पीपीबी में यानी पार्ट्स पर बिलियन के सोल्यूशन में मास ऑफ सोल्यूट होगा माइक्रोग्राम के अंदर। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि आप मास ऑफ सोल्यूशन ले रहे हो इन ग्राम, मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम। तो पहली जो मास ऑफ सोल्यूट इन पीपीएम होगा वो आएगा मिली में, सॉरी माइक्रो में।
mass of the solute in ppm in microgram और mass of the solution in ppb in nanogram। ठीक है, जब आपने mass of the solution ग्राम में लिया है। सेकंड वाले में पीपीएम में क्या बताया आपने? पीपीएम में माइक्रो, सोल्यूशन का जो मैथ आपने बताया, सोल्यूशन का पहला ग्राम। माइक्रो। हाँ जी, सोल्यूशन को ग्राम कर दे, सोल्यूशन का मास कांस्टेंट कर दे ग्राम में, तो फिर मास ऑफ द सोल्यूट माइक्रो, और यहाँ पे मास ऑफ द सोल्यूट पीपीबी में नैनो। मैम इस बात की नहीं समझ आ रही सेकंड वाली की। अच्छा, देखो ना आपने, एक तो आपने कहा मैथ एब्सोल्यूट इन मिलीग्राम फॉर पीपीएम, हाँ जी, फिर आपने कहा है मैथ एब्सोल्यूट इन माइक्रोग्राम फॉर पीपीबी। पीपीएम। अच्छा, उसी ऊपर वाले की, पहले वाले की बात कर रहे हो? पहली कंडीशन में सोल्यूशन का मास क्या था? पहली कंडीशन में मैंने सोल्यूशन का मास रखा है किलोग्राम। किलोग्राम का मतलब ये है कि एक पावर आप नीचे खुद ही ऐड कर रहे हो, 10⁻3। ठीक है, आप जब खुद ऐड करते हो तो वो ऊपर जाके खुद ही 10⁻6 हो जाएगी। करके देखो, नीचे है किलोग्राम, तो पीपीएम में मैंने लिखवाया है मिलीग्राम में होना चाहिए, यानी 10⁻3। और नीचे आएगा जब किलोग्राम, तो वो भी 10⁻3, दोनों को ग्राम करना है, ग्राम में ही कन्वर्ट करना है। ये भी जब 10⁻3 ऊपर जाएगा तो 10⁻3, और दोनों मिलके -6, और 6 वाले फैक्टर से आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास पीपीएम सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीपीएम में हम लोगों ने पार्ट्स पर मिलियन यानी 10 उसके 10⁻6 वाले हिस्से तक जाना है। आपने इन पावर्स को कैंसिल आउट करना है किसी भी तरीके कार से। दूसरी तरफ अगर मैं सोल्यूशन के मैथ को कर देती हूँ ग्राम के अंदर, तो अब नीचे तो ग्राम है, ऊपर वाला भी ग्राम करो, तो वो कितने होगा? वो ये वाली पावर कैसे कैंसिल आउट होगी? आपको अब मास ऑफ सोल्यूट लेना पड़ेगा माइक्रोग्राम के अंदर, 10⁻⁻6 के अंदर, तभी ये पावर कैंसिल आउट हो सकेगी। ठीक है, नहीं मैम अभी, ये पीपीबी में आएगा फिर? अभी मैं आपको समझा, नहीं नहीं, वो मैं आपको मैथ ऑफ सोल्यूशन फिर से एक दफा सुनो ध्यान से। आपको मैं कह रही हूँ कि मैथ ऑफ सोल्यूशन रख लो किलोग्राम। ठीक है, दोनों दोनों सिचुएशन के अंदर ये चीज नीचे वाली तो कांस्टेंट हो गई है, मास ऑफ द सॉल्यूशन इज द किलोग्राम। अगर आप पीपीएम की बात करते हो तो पीपीएम में मास ऑफ सोल्यूट कब आएगा? अब पहले नीचे किलोग्राम है ना, ऊपर भी ग्राम में करना है, ग्राम जो है ना लाना है आप लोगों ने, और दूसरी पावर कैंसिल आउट करनी है। अलीना कह रही है क्लियर है? ठीक है, इनको भी समझा देते हैं। तो मास ऑफ द सोल्यूट है आपके पास मिलीग्राम, यानी कि 10⁻³ ग्राम। नीचे जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है आपने किलोग्राम में लिया हुआ है, वो भी जब 10⁻³ की पावर ऊपर जाएगी तो वो भी 10⁻⁻6 हो जाएगी, तो ये दोनों पावर कैंसल आउट हो जाएंगी। इस तरह पीपीबी, इस तरह से करके देखो आप। ठीक है, मैम ये पॉइंट तो लिखा है, हाँ, दूसरा वाला जो था वो। पीपीबी में। अच्छा, जब मास ऑफ द सोल्यूशन को आप ग्राम में कर देते हो तब। एक आपने माइक्रोग्राम लिखवाया है ना, और फिर ग्राम बताया है। ठीक है, अच्छा, आप इसकी कैलकुलेशन अगर आपने लिखी है ना तो वो मुझे भेजो, फिर मैं आपको दूसरे वाले की भी बताती हूँ। मैं, एक मिनट, मैं आपको कराई देती हूँ। आप देखें, सबसे पहले मैथ्स ऑफ द सॉल्यूट है, आपको मैं कहती हूँ कि आप मुझे ऐसा करो कि पीपीबी सोल्यूशन बना के दो, और पीपीबी सोल्यूशन में आपने इस तरह से बनाना है कि आप सोल्यूट का मास बताओ किस में लोगे, जबकि सोल्यूशन का मास जो है वो किलोग्राम में है। तब आप क्या कहोगे कि सोल्यूशन का मास किलोग्राम में है, पावर कैंसल आउट करने के लिए आपको कितनी और मजीद पावर चाहिए? 6 6। तो ऊपर आएगा माइक्रोग्राम ऑफ द -6 सोल्यूट। माइक्रो। हाँ जी, माइक्रोग्राम ऑफ द सोल्यूट इन किलोग्राम ऑफ द सोल्यूशन मास। लेकिन अब अगर मैं ये कह रही हूँ कि मास ऑफ द सोल्यूशन आप ग्राम रखो, ग्राम, ठीक है। अब आपको कितनी पावर चाहिए 10⁻⁹ को कैंसिल करने के लिए? अब तो नीचे कोई पावर नहीं है, अब सारी पावर ऊपर वाले के पास है। 9 को पावर को कैंसिल करने नीचे के लिए, हाँ नीचे वाला, ग्राम हो तो नीचे ग्राम है, ऊपर। ऊपर भी ग्राम ने ग्राम से ही कैंसिल आउट होना है, चाहे वो किलो ले लो, माइक्रो ले लो, कुछ भी ले लो, ग्राम नीचे भी ग्राम ही आना चाहिए। पावर को आप लोग खुद ही डिसाइड कर लो, नीचे भी ग्राम रखना है, ऊपर भी ग्राम रखना है, और पावर को भी कैंसिल करना है। तो आप क्या करोगे? आप कह रहे हो कि अब नीचे तो कोई पावर नहीं है, जितनी भी पावर है मैथ ऑफ सॉल्यूट में डालनी पड़ेगी। तो 10⁻⁹ को कैंसिल करने के लिए आप कितने ग्राम डालोगे? नैनोग्राम डालोगे। समझ आइए आप? ठीक है। हाँ, चलो ठीक है, गुड। चलें जी, अब है टर्मिनोलॉजीज पे आते हैं। ये मैंने टर्मिनोलॉजी आप लोगों को, मुझे पता है आप लोगों को ये वाली चीज आती होगी, लेकिन आप लोगों को ये बात याद रखिएगा, ये जो मैं ऑस्मोसिस पढ़ाने लगी हूँ ना, ये जब हम लोग कल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे
तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये ऑस्मोसिस वाला टॉपिक मैं आप लोगों से पूछूंगी, ताकि क्योंकि वहां पे जब मैं ऑस्मोटिक प्रेशर समझाना शुरू करूंगी तो तब बच्चों को ऑस्मोसिस नहीं आता होगा। मैंने इसलिए ऑस्मोसिस की डेफिनेशन डाली है। एक और भी इसकी वजह भी बताती है ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये बात याद रखना। ऑस्मोसिस सॉल्वेंट की मूवमेंट है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सबसे बड़ी गलती करते हैं कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में गलती ये करते हैं कि दोनों तो सेम चीजें हैं, टर्मिनोलॉजी तो सेम है, नजर आ रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, पर फर्क देखें आप लोग, एक में सोल्यूट की बात हो रही है, डिफ्यूजन में सोल्यूट मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मूव करता है, और सॉल्वेंट हमेशा वाटर नहीं होता। यही क्वेश्चन था कि क्या ऑस्मोसिस सॉल्वेंट से रिलेटेड है, सॉरी ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर से रिलेटेड है, क्या वाटर का ही प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है? तो ये जवाब गलत है। किसी भी वाटर के लिए ये सॉल्वेंट कोई भी होगा, आप लोग उसकी ऑस्मोसिस कर, मतलब आप उस वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है, तो आप लोग कहोगे कि उसकी ऑस्मोसिस ही हो रही है। तो कुछ बच्चों ने इसका जवाब नहीं, ये एक और क्वेश्चन, एक और ऑप्शन था, फिल्ट्रेशन था या वो भी लगाया हुआ था आंसर, तो वो भी गलत था। क्यों? क्योंकि ये तो कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। वाटर तो इसलिए लिखा जाता है कि आसानी से समझ आ जाए कि ये सॉल्वेंट की मूवमेंट है, क्योंकि इसको सोल्यूट के साथ मिक्सअप कर देते हैं। लेकिन डिफ्यूजन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल, जो भी पार्टिकल हैं उनकी मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, यानी ये सोल्यूट की मूवमेंट है, ये सॉल्वेंट की मूवमेंट है। ये जो है द फ्लो ऑकर ओनली इन वन डायरेक्शन, ये एक जगह से दूसरी जगह ही होता है और ये एक डायरेक्शन में होता है। बट पार्टिकल्स अगर अपनी हायर कंसंट्रेशन से निकलेंगे तो वो अपनी आर डायरेक्शन के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, जहां पे उनकी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सॉल्वेंट के अंदर एक क्यूब रख देती हूँ, क्यूब ऑफ कोई भी सोल्यूट है, आप लोग 2 ग्राम का कोई क्यूब है, वो मैंने उसके दरमियान में रख दिया, तो जब वो अपनी हायर कंसंट्रेशन अपने वहां से निकल के लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो वो आर डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। बट सॉल्वेंट जो है वो हमेशा अपनी हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो वो वन डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। उसकी जो मूवमेंट है वो रैंडम नहीं होती, बल्कि वो सिंगल डायरेक्शन में होती है। ठीक है। इट इज लिमिटेड ओनली टू द लिक्विड मीडियम, क्योंकि ये सॉल्वेंट की ही मूवमेंट है अब, तो इसलिए ये लिक्विड मीडियम तक ही इसकी ये लिमिटेशन है। ये दूसरे सोल्यूट जो आपके सॉरी सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, तो उनके लिए वो कहते हैं ये वाली चीज जो है ना, थोड़ी सी डिफ्यूजन की या सेमी परमिएबल डिफ्यूजन की टर्मिनोलॉजी में ज्यादा डिफाइन करना आसान होता है। ऑस्मोसिस लिक्विड सॉल्वेंट के लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। दूसरा है डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल, ये बात कल करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, ये लास्ट वाला पॉइंट। ये है डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द अदर पार्टिकल। अदर पार्टिकल से मुराद क्या है? कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल इस सोल्यूट के और दूसरे सोल्यूट से चेंज होंगे, इनकी कंसंट्रेशन चेंज होगी, तो वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से उतनी जल्दी ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। बताने वाला पॉइंट ये था, एक तो ये था ये कि ये सॉल्वेंट है और ये सोल्यूट की मूवमेंट है। दूसरा ये है डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। ये है तो सॉल्वेंट की मूवमेंट, लेकिन डिपेंड किस पे करती है? सोल्यूट के पार्टिकल्स पे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल चेंज होते जाएंगे, आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी चेंज होती जाएगी, यानी कि ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तो नहीं चेंज होती, मैं आपको इसको एक नई टर्मिनोलॉजी, जो आप लोगों ने अभी तक सिर्फ 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, एक तो आपने पढ़ा हुआ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एक वेपर प्रेशर वाली। वो तीनों के अलावा एक जो ऑस्मोटिक प्रेशर वाली छोड़ दी जाती है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। वो भी आसान है, लेकिन वो शायद कुछ लोग उसको पढ़ाते नहीं है, मेरा ख्याल है मोस्टली नहीं पढ़ाई जाती। रॉल्स लॉ की तरफ जाते हैं। रॉल्स लॉ क्या है? स्टेट डेटा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट्स का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है इन अ सॉल्यूशन आर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट। इसके लिए सबसे पहले आपके पास दो टर्मिनोलॉजी का समझना जरूरी है। पहली, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, और दूसरी जो टर्मिनोलॉजी है वो ये है कि आपके पास जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है। ठीक है। तो पहले वेपर प्रेशर की तरफ जाते हैं। वेपर प्रेशर कहता है कि अगर आप लोग किसी क्लोज्ड वेसल के अंदर किसी सॉल्वेंट को रख दो, और जो आपकी लिक्विड या जो सॉल्वेंट है वो वेपर्स बनाना शुरू कर दे, थोड़ा सा आप टेम्परेचर दे दो, नहीं टेम्परेचर दे रहे, वाटर की बात कर लेते हैं, तो उसकी जो वेपोरेशन है वो ऑल टेम्परेचर पर कंटिन्यूस रहती है। तो जो उसके वेपर्स बने होंगे, या आप टेम्परेचर दे दो,
आप थोड़ा सा उसको फ्लेम पे हाई हाई टेम्परेचर पे उसको थोड़ा सा गर्म कर लो, तो कहता है उसके वेपर्स बन जाते हैं। वो वेपर्स आपकी जो क्लोज फ्लास्क है उसकी लिड के ऊपर कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो वहां पे वो वेपर्स हैं, नीचे आपका लिक्विड फॉर्म में सॉल्वेंट मौजूद है। कुछ तो वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं, दोबारा से अपनी लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। बट मोस्टली क्या होता है कि वो लिक्विड के ऊपर जो वेपर्स बने हैं, वो वेपर उस लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक प्रेशर डालते हैं, जिसको आप लोग वेपर प्रेशर कहते हो। यानी जो गैस के मालिक्यूल हैं, वो आपका जो सॉल्वेंट नीचे पड़ा हुआ है उसके सरफेस के ऊपर कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे पर यूनिट एरिया के लिहाज से। तो वो जो प्रेशर होगा वो उसका वेपर प्रेशर, उस गैस का वेपर प्रेशर होता है। अब आप सॉल्वेंट की बात कर रहे हो तो वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है। तो कहता है कि अगर आप सोल्यूशन बना रहे हो तो उसमें दो चीजें यूज होती हैं, एक है सोल्यूट और एक है सॉल्वेंट। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो कल पढ़ेंगे ना। तो कहता है वो जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, जब वो बना लिया आपने सोल्यूशन, तो एक बात तो समझ आ गई कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो नहीं रहेगा, क्योंकि पहले तो वो आजाद आना आराम से कहीं भी आ जा रहा था, लेकिन अब उसके अंदर सोल्यूट की भी क्वांटिटी मौजूद है। तो कहते हैं अब उसका जो वेपर प्रेशर है रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, वो वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द जो उसका पार्शियल प्रेशर ओरिजिनल स्टेट में था उस सॉल्वेंट का। ओरिजिनल स्टेट यानी प्योर स्टेट के अंदर, जब आपने उसके अंदर कोई सोल्यूट ऐड नहीं किया, इम्प्योरिटी ऐड नहीं की हुई, वो जब प्योर स्टेट में था उसका जो पार्शियल प्रेशर था उसका प्रोडक्ट किसके साथ, उसकी मोल फ्रैक्शन के साथ। मोल फ्रैक्शन आप लोगों को मैंने पीछे निकालना सिखाया था। उसमें सोल्यूशन के अंदर आप लोग लेट सपोज कह लो कि दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। आपको मैंने कहा कि इस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालो। अभी मैं जनरल बात कर रही हूँ ना, क्वांटिटेटिव बात नहीं कर रही। तो आपको होगा कि सॉल्वेंट को मैं 1 कह देती हूँ और सोल्यूट को 2 कह देती हूँ, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होगा, कि दोनों का मोल फ्रैक्शन जब एडअप करोगे वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये बात पहले हम लोगों ने समझ ली। तो आप लोग क्या करो, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को 1 में से माइनस कर दो, तो आपके पास सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। इस मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो प्योर स्टेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के साथ, पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 - x2। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन फॉर्म। ये वाला फार्मूला यहाँ तक किस बच्चे को समझ आ गया? अगर ये वाली बात समझ आ जाती है तो कल आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी समझने में। यहाँ तक बताएं कि कितने बच्चों को ये वाली बात समझ आई है, वरना मैं रिपीट करती हूँ। मैम आ गई समझ। आ गई है, सबको आ गई है। मैं आपको ना वो पीपीएम और पीपीबी वाले के ना थोड़े से देती हूँ एग्जांपल्स, आपको फिर समझ आ जाएगी उसकी, आप उसकी टेंशन ना लो। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन पे जाते हैं। इसकी कैलकुलेशन को जब कहता है रीअरेंज किया जाता है, पी नॉट इससे मल्टीप्लाई होता है, तो पी नॉट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही पी नॉट ही रहेगा, लेकिन एक्स से मल्टीप्लाई होके वो क्या हो जाएगा, पी नॉट एक्स हो जाएगा। अब मैं इसको मैं बार बार ये तो नहीं कह सकती ये प्योर वेपर प्रेशर है और ये सोल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का। दोनों ही सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर है, दिस इज द प्योरेस्ट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, और ये सोल्यूशन के अंदर है। कहते हैं जब आप लोग इसको खोल लेते हो तो आप लोग क्या करो, इसको रीअरेंज करो। ये वाली टर्मिनोलॉजी यहाँ पे माइनस हो रही है, पहले तो इसको उठा के इधर ले जाओ, ये प्लस हो जाएगी। फिर इस पी को उठा के इधर ले आओ। आप सिंपल तरीके से कर लो, आराम से इस पी को ही इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, आराम हो जाएगा आप लोगों की जिंदगी में। और ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी, पी नॉट एक्स इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी। जो जवाब आएगा ये होता है, इसको चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट कहते हैं। चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योरेस्ट फॉर्म माइनस जो सोल्यूशन फॉर्म में है। तो ये जो चेंज आया है इस वेपर प्रेशर को आप लोग कहते हैं लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। द लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो कि डेल्टा की फॉर्म में है, द लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ किसके इसके, टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द प्योरेस्ट फॉर्म। x2 जो था, यहाँ पे अगर आप लोग पीछे चले जाओ तो x1 आप लोगों ने सॉल्वेंट को कहा था, x2 सोल्यूट को कहा हुआ था। इसलिए यहाँ पे कह रहा है द लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। आपको होगा कि कैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट है प्योर फॉर्म में, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। जब आप लोग किसी कांस्टेंट प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करते हो ना और इक्वल लगाते हो, वहां पे एक कांस्टेंट लगाते हो। तो जब आपके पास कांस्टेंट और इक्वल मौजूद है, तो जब इनको खत्म किया जाता है वहां प्रोपोर्शनल का साइन आ जाता है। इसलिए कह रहा है कि द लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। या दूसरे लफ्जों में आप लोग क्या कह सकते हो,
नहीं, डेरिवेशन ये लास्ट लास्ट वाले फार्मूले याद रखने हैं, ये जो फाइनल फॉर्म है ये और ये सारी डेरिवेशन, पीछे डेरिवेशन याद रखते हैं। एक बात असूल याद रख लो, पीपीएससी में जब भी तैयारी करनी है ना, डेरिवेशन आपने जहन में बैठानी है। जो याद रखनी है चीज वो ये याद रखनी है, किसी भी चीज का फाइनल फार्मूला क्या था, क्योंकि अंदर वाली चीजें याद रखोगे ना, सम टाइम मैं बताती हूँ याद क्यों रखना भी जरूरी है। ये डेरिवेशन अगर याद नहीं रहेंगी आपको, लेट सपोज आप लोग फार्मूला भूल गए हो या आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है कि ये फार्मूले में पी नॉट इधर था या इधर था, मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप लोग क्या कर लो, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। आप लोग डेफिनेशन अगर आपको आती है तो लिखो, क्या लिखी है आप लोगों ने, सोल्यूशन में सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल है, प्योर जो सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर का प्रोडक्ट है किसके साथ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के साथ। तो आपके लिए आसानी हो गई। आप लोग डेफिनेशन याद रख लो, किसी चीज को रखने की याद ही जरूरत ही नहीं है या तो डेफिनेशन याद रख लो, ये फाइनल फॉर्म। फाइनल फॉर्म अगर याद नहीं रहेंगे तो आप लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो कैलकुलेशन के लिए जरूरी है कि आप लोगों को फाइनल फॉर्म ऑफ द एवरी फार्मूला, आप लोग किसी भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल किसी में भी पढ़ रहे हो, किसी केमिस्ट्री को भी, तो आप लोग पूरी डेरिवेशन को याद नहीं रखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को जब करवाई थी काइनेटिक्स, तो मैंने आप लोगों को नहीं कहा था जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इन सब की जाके लंबी लंबी कैलकुलेशन करो। इसीलिए मैंने उनकी कैलकुलेशन की जो फाइनल फॉर्म थी सिर्फ वो वहां पे रखी थी। आप अगर हमेशा के लिए याद रख लो, अगर वो आपको तीनों फॉर्म्स फाइनल वाली आती है ना, तो आप लोगों को जरूरत ही है पीछे से करने की, आप उससे पीछे खुद ही भी जा सकते हो कैलकुलेशन के। लेकिन आप लोगों को अगर फाइनल फॉर्म चाहे याद है, पक्की याद है, तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो फाइनल फॉर्म से ही सॉल्व होते हैं, क्योंकि उन्होंने पीछे से डेरिवेशन तो नहीं पूछनी होती। सब ऑब्जेक्टिव पेपर है ना, सब्जेक्टिव होता तो मैं भी पूछ भी लेते। अब इसकी जो तीसरी जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं ये हो गया, इसे कहते हैं लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन द प्योर वेपर प्रेशर एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन फॉर्म। तो इसे कहते हैं लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। तीसरी जो इसकी डेफिनेशन है वो कहते हैं द रिलेटिव, रिलेटिव किसे कहते हैं, जो कम हुआ है प्रेशर डिवाइडेड बाय प्योर से, इसको डिवाइड करके इसको कहते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्या बात, ये बात आप लोगों को ये तीनों डेफिनेशन समझ आ गई हैं? ये किस लिए यूज होता है मैं बताती हूँ आप लोगों को, यहाँ तक बात जी समझ आ मैम गई? आ गया समझ। हाँ जी, ठीक है, गुड। अब आप लोग क्या करते हो कि रॉटफ्ला की जो एप्लीकेशन है, एक तो आप लोग यूज करते हो आइडियल और नॉन आइडियलिटी को चेक करने के लिए, लेकिन इसकी जो सबसे मेन एप्लीकेशन है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर रॉटफ्ला को ना पढ़ाया जाए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी जाती, वो आप लोगों को समझ भी नहीं आएंगी। वेपर प्रेशर की ये सारी चीजें आपको नजर आ रही होती हैं कि पता नहीं इसने क्यों इतनी कैलकुलेशन कर दी, लेकिन इसकी अगर कैलकुलेशन का मकसद देखें तो वो ये था कि जाहिर सी बात है कि जब आपने सोल्यूशन बना लिया है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर वो रहा ही नहीं। यह है क्वालिटेटिव लॉ। क्वालिटेटिव लॉ से मेरा ये है कि आप लोगों को पता चल जाता है कि वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्वेंट सिमिलर रहता ही नहीं है, उस पे कितना फर्क पड़ता है और क्या फर्क पड़ता है, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। ये चीज जो है ना इसके लिए बहुत जरूरी थी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए एक लॉ जो दिया जाता है उसे रॉड्स लॉ कहा जाता है। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूट मोल फ्रैक्शन। और अगर द रिलेटिव लॉरिंग की बात करो तो वो हमेशा सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन के इक्वल। ये सोल्यूट की जो बात आ रही है ना, इसको जरा याद रखिएगा कि ये डिपेंड करता है सॉल्यूट के ऊपर। सॉल्वेंट आप देखो कहीं भी फार्मूले में पहले के अलावा कहीं सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन नहीं आई, तो कहते हैं ये सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कल जब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, तो वहां पे देखिएगा कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये हम लोग जो पढ़ते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी की सारी डिपेंड करती हैं कि आपने सॉल्यूट को कितनी क्वांटिटी में लिया, या अगर आपने उसके नंबर ऑफ पार्टिकल, वो सारी चीजें कल इंशाल्लाह ताला पढ़ाई जाएंगी। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन होता है आइडियल और एक होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। मोस्टली जो आप लोग गैसेस के ला पढ़ते हो ना, पढ़े होंगे, आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, वो आप लोग कहते हो कि जब वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाए जाते हैं गैसेस के ऊपर, तो मोस्टली जो गैसेस होती हैं वो रियल गैसेस होती हैं, यानी कि नॉन आइडियल होती हैं। आइडियल एग्जिस्ट करना मुश्किल है। बट अगर सोल्यूशन के केस में देखा जाए तो उसकी डेफिनेशन जो है कि दे फॉलो द रोड्स लॉ, आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, और इनके अंदर जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन होती है वो तकरीबन प्योर कंपोनेंट्स की इंटरेक्शन के सिमिलर होती है।
वो प्योर इंटरेक्शन कौन कौन सी है? एक है सोल्यूट की सोल्यूट के साथ, सॉल्वेंट की सॉल्वेंट के साथ। मैंने इंटरेक्शन का ये नहीं कहा कि वो ग्रेटर या लेस होती है, मैंने ये कहा कि वो सिमिलर होती हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो पार्टिकल हैं उनके दरमियान, सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान ऐसी इंटरेक्शन डिवेल्प होती हैं कि वो सोल्यूट के पार्टिकल्स को उसकी जगहों से, उनकी जो जगह होती हैं या उनकी जो पोजीशंस होती हैं वहां से उनको हटाते नहीं है। सॉल्वेंट उनके साथ इंटरेक्शन तो डिवेल्प करेंगे तभी सॉल्यूशन बनेगा, डेफिनेटली तभी बनेगा, बट उनकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करवाते, यानी उनकी इंटरेक्शन पे फर्क नहीं डालते कि वो सोल्यूट के साथ भी बने रहते हैं। तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। दूसरा, इसकी जो तीसरी मेन इसका काम है वो कहता है द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग से क्या मुराद है? अगर तो मैं कहूँ कि मैंने सोल्यूट मिक्स किया है सॉल्वेंट के अंदर, तो सोल्यूट की जो इंटरेक्शन थी वो बहुत ग्रेटर थी जब मैंने सोल्यूशन बनाया था, तो इसका मतलब है जब सोल्यूट को सोल्यूट के साथ तोड़ना पड़ेगा तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। और आप कहते हो कि बॉन्ड ब्रेक जब होता है तब आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तब आपको एनर्जी जो है निकलती है उसके अंदर से, एवॉल्व होती है। तो अगर तो जब आप एनर्जी लगा रहे हो वो एनर्जी इतनी ज्यादा है निकलने वाली सी, तो आप जब उसका नेट निकालते हो, नेट से मुराद दोनों का सम करके जो भी आता है जवाब, तो आपको फिर लगानी ही पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, लगाने वाली एनर्जी 10 जूल थी और जो निकल रही है एनर्जी फॉर्मेशन के बाद वो है 8, तो इसका मतलब 2 जूल एनर्जी आपको स्टिल लगानी पड़ेगी उस सोल्यूशन को फॉर्मेशन कराने के लिए, सोल्यूशन की फॉर्मेशन कराने के लिए। लेकिन अगर आप लोग इससे उलट बात कर लो कि बनने वाली जो एनर्जी है, सोल्यूशन बनने के बाद जो एनर्जी निकली है वो 10 जूल है और जो लगी है मेरी वो 8 है, तो जो नेट आपको एनर्जी ऑब्टेन होगी वो 2 जूल होगी, यानी दो आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि एनर्जी या तो लगानी पड़ रही है या निकल रही है। यह है नॉन आइडियल सोल्यूशन की एग्जांपल या नॉन आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन है। इसमें इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग में आप लोगों को या तो फोर्स लगानी पड़ती है, फोर्स नहीं एनर्जी, या एनर्जी निकलती है। लेकिन थालपी ऑफ मिक्सिंग इन आइडियल सोल्यूशन के केस में जीरो होती है। मोस्टली आपने जो सोल्यूशन देखे होंगे ना, जब फॉर्मेशन होती है केसीएल इस तरह की चीजों को जब आप लोग डालते हो, बड़े सारे आप लोगों ने पढ़े हैं केमिस्ट्री में, वो ज्यादातर ठंडे एक्सोथर्मिक भी होते हैं, कुछ एंडोथर्मिक भी होते हैं, हीट निकाल रहे होते हैं। एंडोथर्मिक यानी ठंडा कर देते हैं उस सोल्यूशन को, और एक्सोथर्मिक मतलब वो हीट निकालते होते हैं। लेकिन आइडियल सोल्यूशन में वो कहते हैं कि एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। इनमें नो चेंज, हीट ना तो इमिट होती है ना एब्जॉर्ब होती है। नीचे वाली जो दो एग्जांपल लिखी ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट, ये बेसिकली ना फ्रैक्शनल जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ना, ये हो जाती है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी। अ, मतलब इसको अप्लाई किया जा सकता है, बट इसमें फर्क यहाँ पे ये आ जाता है कि ये प्योर फॉर्म में कंपोनेंट्स, यानी आप लोग कितनी प्योरिटी ऑब्टेन कर सकते हो, 90 to 95% नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, बट इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आइडियल सॉल्यूशन में 100% भी ऑब्टेन हो जाती है। और अब वो वाली बात मैं जो पहले रिपीट कर रही थी, जिसमें मैं कह रही थी कि रियल गैसेस होती हैं नॉन आइडियल, जिसको आप लोग कहते हो आइडियल गैसेस बहुत कम होती हैं, होती ही नहीं है, वो डेविएट कर जाती है अपने आइडियल बिहेवियर से। बट सोल्यूशन के केस में क्या होता है? सोल्यूशन के केस में ये होता है कि आप लोग कहते हो कि सोल्यूशन आइडियल एग्जिस्ट करते हैं, और वो एग्जिस्ट किस फॉर्म में करते हैं? बहुत ज्यादा जो डाइल्यूटेड सोल्यूशन होते हैं ना, जब आप लोग किसी चीज की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हो ना, आप लोगों ने कहा था कंसंट्रेशन बढ़ाने से उनके नंबर ऑफ पार्टिकल जो आपस में ही इंटरेक्शन है ना उनकी चेंज हो जाती है, डिस्टेंस बिटवीन द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। ये इतना इनके दरमियान फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं कि वो कहता है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि वो सोल्यूट को सोल्यूट की पोजीशन से हिला देती हैं। इसलिए जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं जब उनमें बहुत ज्यादा सोल्यूट ऐड कर दिया जाता है तो वो नॉन आइडियल सोल्यूशन बन जाते हैं। लेकिन अगर वो कुछ सोल्यूशन की बात करें, सारे तो नहीं हो सकते, सारे के सारे नहीं हो सकते, लेकिन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड सोल्यूशन जो होते हैं ज्यादातर मटेरियल्स के, जब उनको बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया जाता है, उनके अंदर सॉल्वेंट इनफ क्वांटिटी में मौजूद होता है, तब जो आप कितनी भी इंटरेक्शन उनकी चेंज कर लो, वो कहता है कि वो उनके दरमियान ऐसी इंटरेक्शन डेवलप हो जाती है कि वो अपनी पोजीशन से नहीं हिल पाते, यानी इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग या वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू जीरो होता है, तो उनको आइडियल सोल्यूशन कहा जाता है। तो अगर लेट्स सपोज अगर आपसे कोई पूछ ले कि मुझे कोई आइडियल सोल्यूशन की एग्जांपल दे दो, तो आपको नहीं याद कि वो पता नहीं कौन सा मटेरियल था, मुझे याद नहीं है। फिनोल वाली भी आपकी बुक में 2 4 एग्जांपल लिखी हुई है, फर्स्ट ईयर की बुक में भी लिखी हुई है, और जो हाई स्टडीज की है उसमें भी लिखी हुई है। लेकिन फिर आप लोग आसानी से उसको रिप्लाई कर सकते हैं कि आइडियल सोल्यूशन जो डाइल्यूटेड सोल्यूशन है मटेरियल्स के,
ज्यादातर वो आइडियल सोल्यूशन ही होते हैं। वजह उसकी यही है कि फ्लूइड और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन इतनी आपस में लीस्ट सॉरी उसको इतने डिस्टेंस पे होती हैं कि वो आपस में पोजीशन के ऊपर फर्क नहीं डालते, यानी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ दैट सॉल्यूशन इज जीरो। दूसरे मैंने वी मिक्सिंग भी लिखा हुआ है। वी मिक्सिंग मतलब वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। ये क्या होता है? ये होता है सम ऑफ द कंपोनेंट वॉल्यूम। आपने लेट्स सपोज दो कंपोनेंट, एक सॉल्वेंट और फ्लूइड डाला हुआ है, ठीक है, और फर्ज कर लो दोनों ही लिक्विड स्टेट में, फर्ज कर लेते हैं। जब आपने इन दोनों को मिक्सअप किया तो बनने वाला जो वॉल्यूम है वो वही वॉल्यूम रहे जो दोनों को सम करके आंसर आता है, ठीक है। तो वो उसका वी मिक्स कहते हैं, वो जीरो होता है, यानी उनके दरमियान डिफरेंस नहीं है। 5 ml आपने सल्यूट लिया है, 10 ml सॉल्वेंट लिया है, जब दोनों को एडअप करोगे तो 15 ml होना चाहिए। लेकिन समटाइम क्या होता है, सोल्यूशन को जब मिक्सअप किया जाता है तो सोल्यूशन का वॉल्यूम उन दोनों के कंपोनेंट के ऐड करने से या तो ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है। अब आप पूछेंगे वो कैसे ज्यादा और कम हो सकता है, तो वो हो जाता है, कम हो जाता है मोस्टली केसेस में, ज्यादा होने वाला ज्यादा चांस है कम होते हैं। क्या होता है कि सॉल्यूशन बनने के दौरान ही जो सल्यूट और सॉल्वेंट है, आप लोग अगर स्याही डाल दो पानी में तो आप लोग देखोगे कि पानी के वॉल्यूम पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इंक जो है इसलिए होता है ये वाला, आप लोग मतलब ये ना सोचिएगा कि नहीं होता, वॉल्यूम कम और ज्यादा हो सकता है। लेकिन वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हो रहा, यानी वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, देन इट इज द आइडियल सॉल्यूशन। और दूसरे जितने भी होते हैं नॉन आइडियल होते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या रियल केसेस में आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। उसकी आम एग्जाम्पल नीचे एक लिखी भी हुई है मैंने, हेक्सेन एंड हेप्टेन। इनको मिक्स करें तो वो मोस्टली कहता है कि ये इस तरह, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये आपस में, आपको पता है ऑर्गेनिक के अंदर जो ज्यादातर बॉन्डिंग होती है वो वंडरवॉल फोर्सेस और उस तरह की होती हैं। ऑर्गेनिक में कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। तो वहां पे वो कहता है कि इनकी जब मिक्सिंग की जाती है मोस्टली, तो वो आइडियल सोल्यूशन फॉर्मेशन ही करती है। लेकिन कुछ सोल्यूशन ऐसे हैं, जैसे इसी में से ऑर्गेनिक देख लो, एनिलीन है, क्लोरोफॉर्म है, ये सारे मटेरियल, ये मशहूर तीन एग्जांपल हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड डाइसल्फाइड या इस तरह के जितने भी मटेरियल्स हैं, ये ज्यादातर नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। तो इसकी एग्जांपल याद रखने की जरूरत नहीं है। और मैंने नहीं पढ़ा कि यहाँ पे आइडियल और नॉन आइडियल में ये डायरेक्ट पूछा जाए मटेरियल आइडियल है या नॉन आइडियल। पूछा यही जाता है कि कौन से सोल्यूशन जो है ना वो ज्यादातर आइडियल सोल्यूशन फॉर्मेशन किए जाते हैं। तो आप इसका डायरेक्ट एग्जांपल या ये इंटरव्यू का क्वेश्चन था, ये ज्यादातर उसमें नहीं पूछा जाता पेपर के अंदर, ये इंटरव्यू में पूछा गया था, इसलिए मैंने ये लिख दिया। एक और क्वेश्चन था सोल्यूशन से मुतल्लक, वो मुझे ना अब याद नहीं रहा, वो एक इक्वेशन थी, वो भी याद आएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन था और ये मुझसे ही पूछा हुआ था मैंने, इसलिए मैंने ये डाल दिया। ठीक है, अब आप मुझसे, मैम वो जो जियोट्रॉपिक और एजियोट्रॉपिक है, वो इसमें से कौन सा है? वो भी आप लोगों को मैं समझा दूं। ये उसकी मैंने वैसे नहीं डाली हुई कोई स्लाइड, लेकिन कल इंशाल्लाह मैं आपको वो भी करा देती हूँ, करा दूंगी। हेनरी लॉ की डेफिनेशन देखें। हेनरी लॉ की डेफिनेशन है कि state that at the amount of the gas that is dissolved in a liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas at constant। कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोग एक गैस ले रहे हो और उसको लिक्विड में डिसॉल्व करवा रहे हो, तो वो जो उसकी सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड है वो बढ़ती जाएगी, किसके साथ? जैसे जैसे आप गैस का प्रेशर बढ़ाते जाओगे। हायर द प्रेशर ऑफ द गैस, आपकी जो सॉल्युबिलिटी है इन द लिक्विड पर द गैस मॉलिक्यूल वो भी इंक्रीज होती जाएगी। ये जो यहाँ पे लिखा है ना, द कांस्टेंट ऑफ द सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, प्रेशर ऑफ द गैस, अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे आपकी गैस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। इसमें दो चीजें याद रखने वाली हैं। ये जो लॉ है ये सोल्यूशन फॉर्मेशन के लिए है, बट इसमें जो लॉ इस लॉ में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो है एक गैस और एक लिक्विड। ये बाकी दो स्टेटमेंट के लिए वैल्यूबल नहीं है। ये जो हेनरी लॉ है ये सिर्फ अवेलेबल है किसके लिए? जब आप लोग गैस के मॉलिक्यूल को लिक्विड के अंदर सॉल्युबलाइज करवाते हो। रीजन इसकी क्लियर है कि लिक्विड के ऊपर आप जब प्रेशर लगाते हो ना, तो उसके ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके मॉलिक्यूल पहले ही बहुत करीब होते हैं। सॉलिड पे तो बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ता। सॉलिड और लिक्विड में चेंज इन प्रेशर ना होने नेग्लिजिबल होता है। लेकिन ये जो प्रेशर है इसमें गैस के केस में अगर देखा जाए, तो आप जैसे ही गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो, गैस इज द स्टेट ऑफ मैटर जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो आप जब प्रेशर अप्लाई करते हो आप बेसिकली कर क्या रहे होते हो? आप लोग प्रेशर अप्लाई करके गैस के मॉलिक्यूल को एक दूसरे के करीब लेके आते हो।
तो गैस के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब आते हैं, यहाँ पे देखें इस पिस्टन को आप लोगों ने ऊपर खींचा हुआ है, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है। आप इसके ऊपर पिस्टन के जरिए प्रेशर अप्लाई करो, गैस के मॉलिक्यूल एक तो करीब आएंगे, अगर आपस में करीब ना आए तो जितना वॉल्यूम नीचे की तरफ मौजूद है वो उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अब नीचे आपने रखा हुआ है लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड के अंदर ये जो गैस के मॉलिक्यूल है ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। जब आप लोगों ने प्रेशर पिस्टन के ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया होगा और उसको इनक्लोज किया हुआ है कंटेनर के अंदर, तो लिक्विड के अंदर गैस के मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो रहे थे, बट इनकी क्वांटिटी देखें बहुत कम थी। आप लोगों ने नॉर्मल प्रेशर इसको लिखा हुआ, जैसे ही आप लोगों ने प्रेशर इंक्रीज किया, आपने पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई की और उस फोर्स की वजह से पर यूनिट एरिया के लिहाज से प्रेशर पड़ा, तो गैस के मॉलिक्यूल जो इस अवेलेबल फ्री स्पेस के अंदर अवेलेबल थे लिक्विड की सरफेस के ऊपर, डिसॉल्व नहीं थे, फ्री स्पेस में अवेलेबल थे, वही गैस के मॉलिक्यूल ही पानी जो लिक्विड नीचे रखा हुआ है उसके अंदर डिसॉल्व होंगे। अब एक क्वेश्चन ये भी कुछ लोग पूछते हैं कि क्या बाहर से भी गैस आ सकती है, तो ये देखिए कि इनक्लोज कंटेनर है ना, तो जो गैस इधर अवेलेबल होगी सिर्फ वही गैस डिसॉल्व होगी, ठीक है। इम्प्योरिटी के केस बहुत कम होते हैं इसमें। तो ला क्या है, ला कहता है जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाते हो यानी पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई इंक्रीज करते जाते हो, तो आपकी जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है मजीद इसके अंदर सॉल्युबलाइज होते जाएंगे। सॉरी। तो यहाँ पे जो बेसिक इसका डायरेक्ट था फॉर्मूला वो ये था कि solubility ऑफ द गैस dissolved in a liquid is directly proportional to the pressure of that gas। आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे सॉलिबिलिटी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन आता है, वो प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके जब आप लोग इक्वल लगाते हो तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हैरी कांस्टेंट भी कहा जाता है। हैरीज लॉ है तो हेनरी कांस्टेंट भी कहा जाएगा। द कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनल फॉर दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड द हेनरी लॉ कांस्टेंट, और उसको के एच से डिनोट किया जाता है। अब इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया था, आपके पास सॉल्युबिलिटी की इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर दिया हुआ था सॉल्युबिलिटी को, ठीक है, और प्रेशर को भी दिया हुआ था, आपको सिर्फ हेनरी लॉ कांस्टेंट जो है ना वो निकालना था। लेकिन ये लॉ जो है ना बहुत कम जो है हमारे सिलेबस में, मेरा नहीं ख्याल के हाई फिजिकल की क्लासेस में है और मेरा ख्याल बीएस के सारे में है, लेकिन इंटर तक ये वाला लॉ नहीं पढ़ाया जाता। इंटर के बाद भी मैंने ख्याल बैचलर के भी पहले 3-4 सेमेस्टर में ये लॉ नहीं पढ़ाया जाता, जब भी सॉल्यूशन वाला चैप्टर कवर अप कराया जाता है। इसलिए ये जो लॉ है इसकी डेरिवेशन भी किसी को नहीं आती, हालांकि ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन फिर भी इसकी जो है कैलकुलेशन मैंने बहुत कम न्यूमेरिकल देखे हैं जो लोग बच्चों से कहा जाता है कि आप सॉल्व करके दे दे। तो ये न्यूमेरिकल जो है ना आप इसके 2-4 मैं आपको दे दूंगी। कुछ बच्चों ने मुझे असाइनमेंट कल की दे दी है और कुछ बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं दी। 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे वो मैसेज कर दिया और मैं उनकी चेक कर लूंगी। किसी एक बच्चे की चेक करके ना जो ग्रुप है हमारा फिजिकल वाला उसमें मैं सेंड कर दूंगी, आप लोग सब जो है ना उसकी तरफ से देख लीजिएगा कि आपके आंसर ठीक है या नहीं, टैली कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सबकी तो नहीं चेक कर सकती, लेकिन मैं एक के चेक करके ना आपको रिटर्न कर देती हूँ ग्रुप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर तो 2-3 ही रहेंगे असाइनमेंट तो फिर तो मैं दोनों तीनों वो जो 2-3 होंगी उनको कथा ही चेक कर दूंगी, लेकिन अगर सब बच्चे देना चाह रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे। सोल्यूशन फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ये जरूर जरूर आना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं, पीपीएससी में नहीं, तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत काम आएगा नेक्स्ट, क्योंकि पता है सब नहीं पढ़ाना है बच्चों को। तो सोल्यूशन फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या थी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिपेंड अपॉन द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल टू द टोटल नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। इसकी आसान लफ्जों में आपको डेफिनेशन समझाती हूँ। कहता है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है सॉल्यूशंस की जो आप सॉल्यूशन फॉर्मेशन के लिए सॉल्यूट डालते हो, सॉल्यूट डालोगे तो आपकी सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगी। तो कहता है सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट डाला जाता है उसके नंबर्स पे जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं उनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये आप लोगों ने छोटे होते जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ी थी वो थी लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन उनकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो सिर्फ 3 की ही दी जाती है, चाहे आप लोगों ने बैचलर कर लिया हो, लेकिन 3 की मोस्टली दी जाती है, चौथे को छोड़ दिया जाता है। लेकिन ठीक है, कोई मसला नहीं इसमें। लेकिन यहाँ पे जो बात करने वाली है मैं पहले आपको बताती हूँ कि ये कह रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए आपको कंसंट्रेशन या ये चीजें देखने की जरूरत नहीं है। सोल्यूशन में सोल्यूशन फॉर्मेशन होगी, आप सोल्यूट डालोगे सॉल्वेंट के अंदर, सोल्यूशन फॉर्मेशन हो गई,
आप सोल्यूशन के अंदर आप लोग ये नहीं देखोगे कि आपने 1 मोलर सोल्यूशन बनाया है तो सबका, फॉर एग्जांपल मैं दो चीजें ले लेती हूँ, सोडियम क्लोराइड और दूसरी तरफ ले लेते हैं लेट्स सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मैं कहती हूँ मैंने दोनों का दो दो टू टू मोलर जो है ना, 2 मोलर कह लें या एक का, इसकी क्वांटिटी मेजर कर लेते हैं। मैंने दोनों का 40-40 ग्राम लिया है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि मैंने दोनों की इक्वल क्वांटिटी ली है, 40-40 ग्राम, तो इसका मतलब है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इनकी सेम होनी चाहिए। यानी अगर वेपर प्रेशर, चलो वेपर प्रेशर को तो मेजर करना मुश्किल है, अगर एक का बॉइलिंग पॉइंट 0.5 से इंक्रीज कर रहा है 40 ग्राम डालने से, तो जब मैं दूसरा 40 ग्राम डालती हूँ उसका भी 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना इंक्रीज करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या करती है, ये आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि किस पे डिपेंड करते हैं, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस पे डिपेंड करते हैं, मोल्स के ऊपर। एवोगाड्रो एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, मोल्स मैस इन ग्राम होता है मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय 6.2, जो भी उसका कांस्टेंट है 6.02 10^23। तो आप लोगों ने बेसिकली क्या करना है, अगर कोई भी चीज ले रहे हो, दो ही जो सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आप ले रहे थे, अगर दोनों को 1 1 मोल ले लो, तो अब आप लोग ये भी तो देखो ना, 1 मोल ऑफ NaOH कंटेन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्राम होगा, तो 1 मोल बनेगा, 40। 40 होगा। और इसी तरह अगर सोडियम क्लोराइड की बात करें तो वो 58.5 होगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो इसका मतलब ये हुआ, दोनों की क्वांटिटी में तो फर्क है बट उनके मोल्स इक्वल है। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, देयर इज अ 6.02 एवोगैड्रो। 10^23, हाँ, जो एवोगाड्रो कांस्टेंट है। तो अगर वो कोई चीज 1 मोल हो जाए, सबका आप 1 1 मोल ले लो, तो फिर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल है। मैं सिर्फ 1 मोल नहीं कह रही, आप सबके इक्वल मोल ले लो, ठीक है। आप फर्ज कर लें कि आप तो 0.5 मोल रहे हो सबके, तो 0.5 मोल जब सबको लोगे तो उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसी लिहाज से कम हो जाएंगे, 1 मोल के लिहाज से उतने कम हो जाएंगे, आप 2 पे डिवाइड कर लो आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप लोग 10 मोल ले रहे हो किसी चीज का, एक नहीं दो तीन चीजें जितनी भी हैं उन सबका 10 10 मोल ले लोगे, तो आपका जो आंसर है वो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है ना 10 से मल्टीप्लाई होकर उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाएंगे। बट आपकी कंडीशन क्या है, कंडीशन स्टिल इज द सेम, कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, या आप लोग दूसरे लफ्जों में कह लो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल होने चाहिए हर सब्सटेंसेस के, तो उनके ऊपर जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज होंगी वो सब के ऊपर इक्वली अप्लाई होंगी। लेकिन अगर आप लोग ग्राम्स की बात करते हो और आप कहते हो कि मैं इक्वल ग्राम ऑफ ऑल द क्वांटिटी, जो भी जितने भी आपको चार पांच केमिकल दिए हैं सबको आप क्या करो, सलूट को, चार सलूट दिए हो आपको और आपको हो कि चारों सलूट को इक्वल क्वांटिटी में ले लो और फिर देखो, तो फिर आप लोगों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबकी डिफरेंट होंगी। सिमिलर कब होंगी, जब आप लोग सबके इक्वल मोल्स लेंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर है, फिर हम आगे चलते हैं। जी क्लियर है। मैम फिर इसका अगर मोल्स इक्वली चेंज करें तो फिर इक्वली इफेक्ट होगा, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सारी, बिल्कुल। चाहे वो सब्सटेंस कोई भी हो। हाँ जी, कोई भी सब्सटेंस होंगी, अगर आपने उनके मोल्स इक्वल ले लिए हैं, तीन चार आपको मैं सल्यूट दे देती हूँ और आपको कहती हूँ कि सबके इक्वल मोल्स हैं। मोल्स का मतलब है कि उसके अंदर इक्वल मोल्स का मतलब है कि उनके सबके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आप सेम ले रहे हो। तो आप लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ही ये पढ़ते हो कि ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सिर्फ डिपेंड करती है, ना तो ये क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं ना ही उसके साइज पे। सिर्फ डिपेंड किस पे कर रही है कि ये नंबर कितने हैं उसके। और नंबर ऑफ पार्टिकल आप एवोगाड्रो नंबर से डिफाइन करते हो कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो आप लोग की डेफिनेशन से निकाल लेते हो। और ये जो डेफिनेशन लिखी है ना, द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल टू द टोटल नंबर ऑफ सॉल्वेंट, आप लोग इसको आसान लफ्जों में वैसे याद रख लो, वरना इस तरह भी बन सकती है कि सोल्यूट कितने लिहाज से, कितने नंबर ऑफ सोल्यूट जो है सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन के लिहाज से वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी कि फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि एक ले लिया आपने 4 मोल और दूसरा भी 4 मोल लिया, लेकिन दोनों की क्वांटिटी में फर्क पड़ रहा है, दोनों के ग्राम्स में फर्क पड़ रहा है, तो ग्राम से आप लोगों का कोई रिलेशन नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के जो है ना करने हैं, काउंट करने हैं इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन हो ठीक है मैम। या नेक्स्ट चलें। जी चलिए, मैम चलो। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो, मैंने चैट का ओपन किया हुआ है बॉक्स, अगर पूछना है तो पूछो वरना मैं जा रही हूँ आगे, ठीक है। हालांकि किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे चार तरह के आप लोगों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएंगी। एक है लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है।
लॉजिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास, मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ। ये सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले इस डायग्राम में आपको सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट नजर आ रहा है ब्लू कलर के। इस सॉल्वेंट के ना कुछ वेपर बन रहे हैं, ठीक है। और ये वेपर मैंने कल भी आप लोगों को कहा था, जब आप लोग कंटेनर को इनक्लोज कर देते हो, क्लोज कर देते हो बिल्कुल, तो ये वेपर जाते हैं इस लिड के साथ टकराते हैं। और टकराने के बाद कुछ तो लिक्विड में कंडेंस हो जाते हैं, कुछ वेपर्स की फॉर्म में ही अवेलेबल होते हैं। ये आपको जो गैस के ब्लू ब्लू बबल्स नजर आ रहे हैं ना, ये वेपर्स हैं। कहते हैं ये वेपर्स वापस आते हैं इस लिक्विड की सरफेस सरफेस के ऊपर, एक सर्टेन प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये जो वेपर्स बने बनाए पड़े हुए हैं, वेपर्स आएंगे वापस इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर, एक सर्टेन प्रेशर एग्जिस्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये जो प्रेशर डालेंगे, ये क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो अब इस तरह देखें, आपने क्या किया, सॉल्वेंट के सोल्यूशन फॉर्मेशन कब होगी? जब आप इसके अंदर सोल्यूट ऐड कर दोगे। तो आप लोगों ने यहाँ पे सोल्यूट ऐड किया है। रेड कलर के जितने भी आपको पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, ये सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं। जब आप सोल्यूट ऐड कर देते हो, यहाँ पे क्या होता है कि इसकी जो सरफेस है, वो क्या करती है, वो सोल्यूट पार्टिकल उनको कवर कर लेते हैं, सरफेस को। सरफेस ऑफ द लिक्विड इज मोस्टली कवर्ड, मोस्टली या पार्शली कवर्ड होती है किसके साथ? सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ, क्योंकि आपने सोल्यूट ऐड कर दिया ना। तो अब आपने सोल्यूशन फॉर्मेशन कर दिया, तो जो सोल्यूट है वो कहता है वो इसकी सरफेस के भी ऊपर भी आ सकते हैं, या इसके अंदर कहीं पे भी। तो अब अगर फॉर एग्जांपल इस रेड और इस रेड के दरमियान जो 3 4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने वेपोरेट करना था, जो यहाँ से निकल रहे थे, बट यहाँ पे वो इंट्रैप हो गए हैं। ठीक है, ये सरफेस कवर कर देते हैं, सोलूट के पार्टिकल सॉल्वेंट की सरफेस को इतना कवर कर देते हैं कि उनको वेपराइज नहीं होने देते। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल, यहाँ पे बहुत ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं, और यहाँ पे सोल्यूशन फॉर्मेशन के बाद आपके वेपर्स की तादाद क्या हो गई है? कम हो चुकी है। तो कहते हैं क्योंकि वेपर्स भी कम हो चुके हैं, तो वेपर ने जो प्रेशर डालना था लिक्विड की सरफेस के ऊपर, दोबारा से वापस आकर वो क्या हो गया है? वो कम हो गया है। सॉल्वेंट के अंदर क्या था? वो ज्यादा था, वेपर ज्यादा बन रहे थे, तो प्रेशर भी ज्यादा लग रहा था। बट जब सोल्यूशन फॉर्मेशन की है, तो आपके क्या हुआ है? सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट की जो सरफेस है वो ट्रैप हो गई है सोल्यूट के पार्टिकल्स के साथ। तो जब वो ट्रैप हो गई है, तो बनने वाले सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है वो भी कम हो गई है। और जब सॉल्वेंट बन, मतलब वेपर्स बन ही कम रहे हैं, तो वो जो वेपर्स हैं वापस जब प्रेशर लगाएंगे, तो वो वेपर्स कम है, इसलिए उनका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ये आपको क्वालिटेटिवली मैंने बता दिया कि वेपर प्रेशर कम होता है। ठीक है, अब ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात तो ये है कि जब भी आप लोग सोल्यूशन फॉर्मेशन कराओगे, सॉल्यूट को एडिशन, सॉल्यूट की एडिशन कराने के बाद सॉल्वेंट के अंदर, तो वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज होगा। उस पूरे सिनेरियो से मुझे ये बात तो समझ आ गई। अब हम लोग जरा ग्राफ की अगर बात कर ले, तो कहते हैं ये आपके पास ये जो ब्लू कलर की आपको लाइनें नजर आ रही हैं, ये आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट है। कोई भी एक सॉल्वेंट उसने लिया हुआ है, लेकिन कहता है जब आप इसको, इसके अंदर कोई सॉल्यूट मिक्स कर लेते हो कोई भी, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसकी सरफेस को इंट्रैप करते हैं। वेपर प्रेशर जो सरफेस से या किसी से भी, वो सॉल्वेंट के अंदर से जो नंबर ऑफ वेपर्स बनने थे वो कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ वेपर्स कम बनते हैं, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। तो कहते हैं आपका जो जितना भी ये है आपका ग्राफ बना हुआ है, प्रेशर पहले इतना था, ठीक है, प्रेशर उससे कम हो जाते हैं, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ग्राफ इसी तरह बना सकते हो ना आप लोग, ये सोल्यूशन का है। तो वेपर प्रेशर आपका हो गया डिक्रीज। ठीक है, तो कहते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट का हमेशा इंक्रीज होता है या ज्यादा होता है सोल्यूशन की बजाय। क्योंकि सोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर आपने सोल्यूट के पार्टिकल ऐड कर दिए हैं, वो सोल्यूट क्या करते हैं? उसको वेपराइज नहीं होने देते, और जब वो नहीं होने देते तो वेपर्स का प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। वेपर ही नहीं बनते, वो प्रेशर कहाँ से डालेंगे? जो थोड़े थोड़े बहुत बन रहे होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो इतने ज्यादा, आप लोग कह सकते हो कि उतना, आप कहते हो ना प्रेशर की डेफिनेशन में कि नंबर, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर फोर्स ही कम लग रही है, मतलब वेपर्स ही कम बन रहे हैं, तो इसका मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया भी कम हो गया ऑटोमेटिकली, और प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले इसको ना देखें, इसको सिर्फ देखें, ये है प्रेशर, वेपर प्रेशर आपका प्योर सॉल्वेंट से डिक्रीज हुआ है नीचे की तरफ। ये है आपका वाई एक्सिस पे प्रेशर, पहले इतना इतना था, बाद में आपका डिक्रीज होके कम हो गया है, वो इतना हो गया है। ठीक है, हर जगह आपने जितना भी आपने ग्राफ बनाया है, सबके ऊपर लिखा हुआ है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज होके नीचे की तरफ जो ग्राफ है वो शिफ्ट कर गया है। तो ये वाली इक्वेशन आपको कहीं भी मिलेगी, ये मैंने खुद ही आपको समझाने के लिए लिखी हुई है कि अगर जो वेपर प्रेशर के केस में जो प्रेशर बनता है सोल्यूशन का,
वो हमेशा सॉल्वेंट के प्रेशर से कम होता है। कितना कम होता है? पी नॉट जितना। पी नॉट का मतलब क्या है? ये वो प्रेशर है जो सोलूट को ऐड करने के बाद आपने उसके अंदर जो सॉल्वेंट के अंदर कमी आई है। आप इसको ये भी कह सकते हो कि सॉल्वेंट का जो प्योर वेपर प्रेशर था माइनस वो वेपर प्रेशर जो बाद में आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो, या इसको कुछ बाद में तो नहीं कहेंगे, वेपर्स का वो प्रेशर जो बाद में सोलूट के एडिशन के बाद हो रहा है। ठीक है, तो इसको सिर्फ इसलिए मैंने लिखा था कि ये बात हमेशा आपको याद रह जाएगी कि सोल्यूशन फॉर्मेशन के बाद वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज होता है। माइनस का जो सब्ट्रैक्शन का आ रहा है ना यहाँ पे साइन, वो ये शो करा रहा है कि हमेशा सोल्यूशन का जो है ना वो वेपर प्रेशर वो डिक्रीज होता है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। पीछे जो पहली हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके बाद हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, वो भी क्लियर कर दूंगी। यहाँ तक अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। जहाँ तो ये टॉपिक सबको आता है। मैम आ गई है समझ। ठीक है, यहाँ फिर आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही, कोई एक बात तो है। चलो ठीक है, मैं आगे। मैम इजी है, मतलब पहले पढ़ा होगा ना। अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, मैंने कहा शायद समझ क्या है। इक्वेशन रिपीट करते हैं, अच्छा हाँ, इक्वेशन। अच्छा अच्छा, मैंने वो पता क्यों लिखी है इक्वेशन, वो आपको कहीं से नहीं मिलेगी, वो मैं अपने याद रखने के लिए कर देती थी या इस तरह की बनाती थी। सोल्यूशन फॉर्मेशन के बाद ना जब याद ना रहे कि प्रेशर कम हुआ था या ज्यादा, तो मैंने ये साइन डाले हुए हैं। नेगेटिव साइन का मतलब है कि इसमें से प्रेशर डिक्रीज होगा, सॉल्वेंट के प्रेशर में से कुछ प्रेशर डिक्रीज होगा, इसलिए आपका जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। क्यों डिक्रीज होगा वो फिर आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि सोलूट जो है वो क्या करता है, वेपर्स बनने ही नहीं देता। जो सोलूट के नंबर ऑफ पार्टिकल है वो वेपर बनने नहीं देते। ये सिर्फ मैंने अपने पास ही इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, इससे आपने ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ याद रखने के लिए कि मैम इसको यूं भी तो कह सकते हैं ना कि सोलूट सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शंस डेवलप करता है, जिसकी वजह से हाँ उसके जो वेपर्स हैं वो कम हो जाते हैं ऊपर। हाँ, ये भी कह सकते हैं क्योंकि उनकी इंटरेक्शन चेंज भी हो सकती है। बट यहाँ पे जो मोस्टली कहा जाता है ना, कवरेज एरिया, कवरेज एरिया का एक लफ्ज यूज किया जाता है कि ये क्या करता है कि ये सरफेस के मॉलिक्यूल या इसके अंदर जो इंटरेक्शन के बाद उसने अंदर जो इंटरेक्ट किया हुआ ना, ये अपने से नीचे वालों को, जब आप सरफेस टेंशन पढ़ते हो ना, सरफेस टेंशन में क्या होता है कि चले वो जब पढ़ाएंगे मैं देखूंगी, ये देखिए जरा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉलिक्यूल है, ये अपने से नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को ऊपर जाने ही नहीं देगा, वेपर्स नहीं बनने देता। तो आप इंटरेक्शन की बेस पे भी कह सकते हो, क्योंकि इसकी सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन डेवलप हो गया तो वो उसको हिलने ही नहीं देगा अपनी जगह से, इसलिए वो वेपर नहीं बन पाता। तो आप इस तरह से कर लें। आगे है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि आप लोग कहते हो द टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के ऊपर क्या होना चाहिए कि आपके सोल्यूशन का जो अंदर वाला वेपर प्रेशर है वो बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो चीज बॉयल हो जाती है, एक चीज। और दूसरी तरह आप कह सकते हो द टेम्परेचर एट विच द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और हमारे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 atm, जो नॉर्मल सी लेवल पे यानी कि आपकी यहाँ पे मेजर किया जाता है, वो 1 atm होता है। अब अगर मैं पहले सॉल्वेंट की देखती हूँ, आपका सॉल्वेंट का था वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है, ये टेम्परेचर है, ये आपका वेपर प्रेशर है। कहता है टेम्परेचर बढ़ाने से उसके वेपर बढ़ते जा रहे थे सॉल्वेंट के, और एक वक्त ऐसा आता है जब उसके अंदर जितने भी वेपर्स कलेक्ट हुए होते हैं वो इतना प्रेशर डालते हैं कि वो बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाते हैं, और वो पॉइंट जिसके ऊपर आपके जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो आपकी जो सॉल्वेंट है या कोई भी चीज है वो बॉयल करना शुरू कर देती है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, ये जो पॉइंट है। अब आप कहते थे कि सोल्यूशन जब मैंने फॉर्मेशन कर ली थी तो क्या हुआ था, मेरा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीज हो गया था, कम हो गया था। तो आपने थोड़ा सा, पहले इतना इतना प्रेशर था, थोड़ा सा उस ग्राफ को नीचे की तरफ शिफ्ट कर लिया, जितना भी वो क्वांटिटी, अगर क्वांटिटेटिवली देखी जाए ना तो वो फार्मूले भी हैं, वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अभी क्वालिटेटिवली समझने की कोशिश करते हैं पहले। क्वांटिटी निकालना इतना मुश्किल नहीं होता, न्यूमेरिकल के लास्ट लास्ट वाले फार्मूले याद किए हो तो आंसर आ जाते हैं। तो पहले तो वो डिस्प्लेस करेगा, शिफ्ट करेगा अपनी हाई वेपर प्रेशर से थोड़ा सा लोअर वेपर प्रेशर पे जाएगा। अब वो लोअर वेपर प्रेशर पे आ चुका है, ये ब्लू कलर की लाइन, क्योंकि सोल्यूशन फॉर्मेशन हो चुकी है। तो कहता है कि अब क्या होगा कि ये भी उसका वेपर प्रेशर भी दिया हुआ है, ये भी आपको नजर आ रहा है। अब टेम्परेचर जरा देखें, यहाँ पे इस टेम्परेचर के ऊपर आपका सॉल्वेंट बॉयल हुआ था, लेकिन अगर इसका वेपर प्रेशर कम हुआ है तो इसके वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए कम हो गया ना। आप लोग फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये चीज बॉयल हो गई थी,
आपने जैसे ही इसको सोल्यूशन फॉर्मेशन कराई, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो जब वेपर्स डिक्रीज हो जाएगा तो आपको वेपर मजीद बनाने के लिए मजीद टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। पहले आप 40 तक बढ़ा रहे थे, चीज बॉयल हो गई थी, लेकिन अब आपने वेपर्स प्रेशर को इंक्रीज करना है। कहाँ तक करना है? जब तक के बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल ना हो जाए। तो इतना करने के लिए कहता है कि आपको टेम्परेचर भी ज्यादा लगाना पड़ता है। तो ये जो टेम्परेचर ज्यादा लगाया है, इसको कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले जब वो सॉल्वेंट था, तब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा था वो टेम्परेचर, और अब सोल्यूशन फॉर्मेशन के बाद उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, हम दोनों को अगर माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो जो आपके पास आता है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो इतना टेम्परेचर एलिवेट कर जाता है कि इतना बढ़ जाता है हमेशा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि आप ज्यादा टेम्परेचर लगा के आप लोगों को वेपर प्रेशर को बाहर वाले प्रेशर के इक्वल करना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको टेम्परेचर ज्यादा लगाना पड़ता है, और टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो इसका मतलब है आप लोग अपने बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाते जा रहे हो, आप टेम्परेचर ज्यादा देते जा रहे हो उस चीज को। ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट, और इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सॉल्वेंट से हमेशा ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है डिपेंड करता है कि आपने कितने नंबर ऑफ पार्टिकल डाले हैं उसके अंदर, और कितना टेम्परेचर एलिवेट करके गया है। ठीक है। द एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये आपके पास आप लोगों को हर जगह मिल जाएगा, आप कहीं से भी कोई भी टॉपिक खोलोगे ना एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का, तो ये वाला फैक्टर की कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी। आप लोगों को बाकी चीजें याद नहीं रखनी, आपने इसको कहते हैं एब्रियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है। तो इसकी सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है। ये क्या है कि जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। अभी मैं आपको बता, आपसे पूछती हूँ, बल्कि मैं क्यों बताऊँ, अभी अगर आपको समझ आई है तो आप बताएंगे। जो आपका डेल्टा टीबी है वो एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करके यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया जाता है, जिसको एब्रियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहा जाता है। अब मुझे एक बात बस बता दें कि यहाँ पे मोलैलिटी मैंने कहा है, मोलैरिटी नहीं कहा। क्या कोई बच्चा आंसर कर सकता है कि मैंने मोलैलिटी क्यों कहा है यहाँ पे? ऑन करके बता मैं दिया। मोलैलिटी में सॉल्वेंट इन्वॉल्व होता है ना, मोलैरिटी में तो हम सोल्यूशन का वॉल्यूम ले रहे होते हैं। तो बात ठीक है, लेकिन आप थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी गलत बोल रहे हो, इसको मजीद रिफाइन करें। कोई और बच्चा, कोई और बच्ची बताना चाहे? नहीं, चले मैं खुद बता देती हूँ। मोलैलिटी, मैम उसी सॉल्वेंट का होगा ना, मतलब पहले हम सॉल्वेंट के अंदर जब सॉल्यूट डालेंगे तो उसके बॉइलेंट पॉइंट में फर्क पड़ेगा। हाँ ये शनीला जी ने कहा है, यहाँ मास लेते हैं। हाँ जी, ये रीजन आ गई है। देखिए वो बात बिल्कुल ठीक है आपने जो कही है, लेकिन आप थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को गड़बड़ कर रहे थे। वो ये थी कि मोलैरिटी में बेसिकली आप लोग कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है। सोल्यूशन और सॉल्वेंट से तो खैर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें आप लोग कहते हो कंसेंट्रेशन होती है जो पर यूनिट वॉल्यूम के लिहाज से मेजर की जाती है। बट मोलैलिटी में आप कहते हो कि मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मैस जो एक क्वांटिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। जो मैस क्वांटिटी है ना किसी भी चीज की, वो मैस वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लोग मोलैरिटी की बात करते हो ना, तो वो कंसेंट्रेशन जो है वो चूंकि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का आपको पता है चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। तो अगर मैं आप लोगों से ये भी क्वेश्चन आता है, अगर आप लोगों से ये कहो ना कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने एक सोल्यूशन बनाया है जिसकी जिसकी मोलैरिटी 2 मोलर है, 2 मोलर, ठीक है, वो 2 मोलर सोल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी जो कंसेंट्रेशन है वो 2 मोलर है। तो अगर मैं टेम्परेचर को 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं, तो आप मुझे बताएं मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो आपके लिहाज से क्या फर्क पड़ना चाहिए उसके ऊपर? क्या आप लोग जवाब देंगे इसका? सोचें। आप लोगों को मैं कह रही हूँ कि आपने एक सोल्यूशन लिया है, मैंने एक आपको सोल्यूशन दिया, उसकी कंसेंट्रेशन है 2 मोलर, ठीक है, तो वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। आपने टेम्परेचर डबल कर दिया है, टेम्परेचर डबल कर दिया है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दिया है। तो अब मुझे आप ये बता दें कि क्या आपकी मोलैरिटी पे, पहली बात तो ये कि मोलैरिटी पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो कितना पड़ेगा? कोई बता सकता है मुझे? मैम टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा और मोलैरिटी कम हो कम जाएगी। हो जाएगी। जब आप लोग वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है। जवाब ठीक है, आपके आपके जवाब बिल्कुल ठीक है। आप लोग कह रहे हो कि मोलैलिटी पर टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता, तो मैं यही तो रीजन पूछ रही थी क्यों नहीं पड़ता। तो रीजन इज दैट कि आप जब मोलैरिटी की बात करते हो ना, तो मोलैरिटी में वॉल्यूम का फैक्टर इन्वॉल्व होता है। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस शय का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो वो जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है ऑटोमेटिकली उस सोल्यूशन की मोलैरिटी डाउन कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ये क्वेश्चन अगर मैं इस तरह से पूछ लूँ ना कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो मैंने सोल्यूशन बनाया है वो 2 मोलर का है, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी मोलैरिटी क्या होगी?
तो क्वांटिटेटिवली तो चलो नहीं कोई पूछेगा, लेकिन आप लोगों से क्वालिटेटिवली तो आप बता सकते हो कि वो हमेशा डिक्रीज करेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है, सेम सोल्यूशन की मोलैरिटी डिक्रीज करती जाती है। तो मोलैरिटी यहाँ पे इसीलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि मोलैरिटी में वॉल्यूम का फैक्टर इन्वॉल्व है, जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में तो आप पढ़ ही ये रहे हो कि टेम्परेचर का कितना डिफरेंस पड़ता है, आया कि वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो फिर इसलिए यहाँ पे मोलैरिटी की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं की गई, मोलैलिटी की टर्म इस्तेमाल की गई है। मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट, सॉरी पर यूनिट या किलोग्राम, किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। और ये मैस जो क्वांटिटी है, सॉल्वेंट किलोग्राम में मेजर किया गया है, तो जो मैस क्वांटिटी है वो क्या है, वो कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो ये आप लोगों ने फाइनल फार्मूला याद रख लेना है। इसके साथ मैं आप लोगों को एक और फार्मूला कहूंगी कि याद रखना है। होता पता क्या है, आप वो जो लॉज है ना, चार्ल्स लॉ और बॉयल लॉ के, वो होते गैसेस के लिए हैं, बिल्कुल वो गैसेस के लिए होते हैं। बट अगर आप लोग इसका पढ़ो ना, जब आप लोग किसी भी केमिकल की बोतल पकड़ते हो उसके नीचे ना, और स्टैंडर्ड सोल्यूशन पकड़ते हो, कोई भी स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो फॉर्मेशन के बाद, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के बाद या कमर्शियल प्रिपरेशन के बाद आपके पास आता है, तो वो वहां नीचे एक ना चीज मेंशन होती है कि ये जो सोल्यूशन फॉर्मेशन की गई है, ये सोल्यूशन फॉर्मेशन इस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर की गई है। अगर आप इससे ज्यादा या इससे कम टेम्परेचर पे ये सोल्यूशन यूज करेंगे तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाती है। ये उन्होंने मेंशन किया होता है, किसी भी बॉटल के पीछे लिखा होता है, आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। तो वो इसीलिए मेंशन किया होता है। तो ये जो लॉ है वो सिर्फ गैसेस के लिए नहीं है, गैस और लिक्विड की प्रॉपर्टी तकरीबन सिमिलर है। इनके वॉल्यूम पर भी फर्क पड़ता है जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, बहुत ज्यादा नहीं पड़ता, मतलब आप लोग कह सकते हो कि बहुत कम पड़ता, लेकिन पड़ता है। इसीलिए उसके ऊपर लिखा होता है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी टेम्परेचर बढ़ने के साथ, ठीक है। तो ये लॉ एप्लीकेबल है इसके ऊपर भी, लिक्विड के ऊपर भी। सॉलिड के ऊपर हो ही नहीं सकते क्योंकि उनके टेम्परेचर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल्स हैं, बहुत ज्यादा उनके स्ट्रक्चर क्लोज होते हैं। जो पार्टिकल्स हैं इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के जरिए जुड़े होते हैं कि उनके ऊपर वॉल्यूम का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन लिक्विड और अगर गैस की बात करें तो दोनों के ऊपर फर्क पड़ता है। गैस के मॉलिक्यूल तो बहुत बहुत ज्यादा दूर होते हैं, उनके ऊपर तो बल्कि बने हैं उनके लिए ये लाभ, लेकिन लिक्विड के ऊपर भी फर्क पड़ता है। होते हैं, हाँ होते हैं, बिल्कुल सॉलिड एक्सपैंड होते हैं, ठीक है। वो आप लोग पढ़ते हो कन्वेंशन और उस तरह की जो टर्मिनोलॉजी है, वो क्या था, एक कंडक्टर्स वाला और इंसुलेटर्स वाला, होते हैं एक्सपैंड, सॉलिड्स भी एक्सपैंड करते हैं हीट के साथ। इसीलिए तो हर दफा सर्दी और गर्मी में तारे बदल देते हैं परमिट लेके। चाहे द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन बाय, ये आपको कैलकुलेशन अब ऐसे तो मिल जाएगी, लेकिन एक की मैंने लिख दी है, दूसरे के आप लोग खुद देख लीजिएगा, कहीं से भी आपको बुक से मिल जाएंगी। ये जो आपके पास एक ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा। और यहाँ पे ये जो टू है, ये है सोलूट के लिए और वन है सॉल्वेंट के लिए। ये जो डब्ल्यू है ये है मैस इन ग्राम, जिसको आप मैस इन ग्राम कहते हो, यानी कि जो भी क्वांटिटी दी हुई है ग्राम के अंदर, ये इसका उसी का मोलर मैस है। उसके साथ क्या है, सॉल्वेंट का वेट इन किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम में लेना है आप लोगों ने। सॉल्वेंट आपने कहा था ना, पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, मोल्स, मोल के लिए फार्मूला होता है मैस इन ग्राम, होता है मोलर मैस। ये सोल्यूट के लिए दोनों टर्मिनोलॉजी है, ये सॉल्वेंट के लिए है। इसके साथ एक और चीज लिखी होती है, मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर आप लोग इस W1 को किलोग्राम के अंदर ले रहे हो तो फिर 1000 लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ग्राम के अंदर लेते हो तो फिर यहाँ पे 1000 का फैक्टर अप्लाई होना पड़ता है, होना होता है। क्योंकि मोस्टली किताबों में ना यहाँ पे 1000 लिखा होता है, ठीक है। ज्यादातर में लिखा होता है, इसलिए लिखा होता है क्योंकि वो अपना जो सॉल्वेंट का वेट कर रहे होते हैं वो ग्राम में कर रहे होते हैं, और इन्होंने नीचे वाला जो 1000 है वो ऊपर लेके जाते हैं किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पे 1000 का फैक्टर इसलिए आता है। तो ये इक्वेशन भी गलत नहीं है, इसको गलत मत समझिएगा। वो जो 1000 है वो मैंने बता दिया, वो इन्होंने यहाँ पे जो W1 लिया है वो खुद ही किलोग्राम में लिया हुआ है। तो ये आप लोग मत समझिएगा कि इसने शायद यहाँ पे गलती कर दी है। आप चाहे तो वो याद रख लें, चाहे ये याद रख लें। अगर आप सॉल्वेंट को किलोग्राम में ले रहे हो तो फिर ये फार्मूला, अगर ग्राम में लोगे तो 1000 से जो ये वाला डिवाइड होना है वो 1000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या किसी तरह से भी आप लोग याद रख लो जो आपको आसान तरीका लगता है, ठीक है। नीचे ये वाला एक फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, और एक पीछे जो मैंने आपको बताया है। अगर ये दो फार्मूलाज याद होंगे ना आपको, ये वाला, तो आप लोगों को चाहे वो कहीं से भी कैलकुलेशन दे दे, फॉर एग्जाम्पल आपसे M2 पूछ ले, W1 पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो आप लोग इजीली जो है ना इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तक पूछ लें, मीटिंग का टाइम थोड़ा सा कम रह गया है।
फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन है, मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल भी इसका दे दूंगी, वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। फिर मैं आपको बाकी जो दो रह गई हैं वो पढ़ाती हूँ। मेरा ख्याल है दो ही रह गई, हाँ। मैम मोलैलिटी और मोलैरिटी की इंटर कन्वर्जन कैसे होती है? अच्छा, हाँ, ये भी एक मुझे देना चाहिए था, मुझे एक न्यूमेरिकल इसकी स्लाइड्स भी एंटर करनी चाहिए थी। मोलैरिटी और मोलैलिटी की इंटर कन्वर्जन के लिए मोस्टली क्या किया जाता है, जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है ना, उसका डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करके पहले मैथ में कन्वर्ट किया जाता है। एक ना और था, वो मुझे याद अब आ रहा है। मैंने वो स्लाइड ऐड करनी थी, वो बहुत ज्यादा मशहूर न्यूमेरिकल है। अ, अभी ना बता सकी ना आपको इस वाली मीटिंग में, अगर मतलब ये जो नेक्स्ट होने वाली है, तो मैं अगली जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट होगा ना, मैं उसमें वो स्लाइड आपको किसी दूसरे मॉड्यूल के बिल्कुल शुरू में डाल के वो समझा दूंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अब याद आ रहा है। डेंसिटी वाला न्यूमेरिकल आप लोगों ने बहुत ज्यादा किया होगा, देखा होगा, लेकिन पता नहीं आपको समझ है या उसकी नहीं। वो न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगी। मैम ये पेपर में ये वैसे एमसीक्यू जब आ जाए ना सामने तो फिर उस टाइम समझ नहीं आ रही होती हाँ कि इसको हाँ, कैसे कन्वर्ट वो करना ये मैं है आपको आपस में। करवा दूंगी, मैं आपको स्लाइड आपके सामने होगी ना, आपको जल्दी समझ आ जाएगी। परसेंटेज प्योरिटी वाला मैम, हाँ बिल्कुल वही, एंगल वही, ये जो परसेंटेज प्योरिटी वाला है ना, इसमें डेंसिटी और मल्टीप्लाई बाय 10 का फैक्टर होता है, वो किस तरह आता है वो मैं आपको सारा करवा दूंगी। हाँ, उसका फार्मूला सारे बच्चों को नहीं याद, सारे सारे बच्चों को नहीं भी याद होता, लेकिन उसका बहुत इजी फार्मूला है और वो बहुत अच्छी कैलकुलेशन कराता है। वो मोस्टली किस सोल्यूशन की फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है, आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड या HCl या जितने भी लिक्विड हैं, जितने भी लिक्विड केमिकल है ना, अगर आप लोगों को ये कहा जाए कि इस सोल्यूशन से, ये जो उसके डिब्बे के अंदर केमिकल पड़ा हुआ है लिक्विड फॉर्म के अंदर, इसका सोल्यूशन बनाओ, तो वहां पे कंफ्यूजन ये आती है कि वहां पे मैथ इन ग्राम तो कैलकुलेट होने से रहा, वो तो सॉलिड के लिए होगा, तो लिक्विड का कैसे कैलकुलेट करना है, मैं मुझे बिल्कुल मेरे जहन से स्किप हो गया था, वरना मैंने ये जरूर डालनी थी स्लाइड, लेकिन मैं अब अगले मॉड्यूल में इंशाल्लाह ताला वो जरूर डालूंगी आपकी। आज आपकी मेरा ख्याल, आज तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब यहाँ तक हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, मैं अब नेक्स्ट वाली पे जा रही हूँ। और फिर हम लोग आगे देखेंगे, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो फिर हम क्लियर कर लेंगे। हाँ, ये मैंने करवा दिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये देखें, यहाँ पे आप लोगों ने फिर से एक ग्राफिकल आपको मेथड से समझाऊंगी। यहाँ पे देखें, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन द प्योर सॉल्वेंट, ये भी रीजन यहाँ पे क्लियर है। ये आपका लिक्विड सॉल्वेंट था। लिक्विड सॉल्वेंट में आप लोग कहते हो, जब सॉलिड एंड लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है तो आप लोगों की चीज जो है वो फ्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये लिक्विड था, ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया, तो जब दोनों का वेपर प्रेशर बिल्कुल क्या कहते हैं, इक्वल हो गया, तो वो उस स्टेटमेंट पे वो कहता है कि ये वाली ये जगह है, ये लिक्विड है, यहाँ से ये सॉलिड बनना शुरू हो गया, तो दोनों का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पर जहाँ पे वो दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ये लिक्विड का वेपर प्रेशर आ रहा है और ये सॉलिड का है, ठीक है, ये पर्पल और ये ब्लू, जहाँ पे वो दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब है ये वो इक्विलिब्रियम स्टेज है जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो गया था। यहाँ पे चीज फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगी, ठीक है, ये मतलब जो टेम्परेचर होगा इसको फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कहेंगे। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन पे, ये है प्योर सॉल्वेंट की बात होगी। अब आप दूसरी कंडीशन पे चलो, तो आप लोग कहते हो कि इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है जब सोल्यूशन फॉर्मेशन हो जाती है। इसी ग्राफ को अगर मैं एक्सटेंड करूं, बिल्कुल इसी तरह से लेके एक्सटेंड करती जाऊं, यहाँ पे आएगा पॉइंट एक, ये अगर मेरा बॉइलिंग पॉइंट था इधर, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इधर होगा। इसका मतलब ये है कि इतना टेम्परेचर जो है ये वाला, ये आपकी सोल्यूशन फॉर्मेशन का बॉइलिंग पॉइंट है, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक आएगा तकरीबन, ये आपका सॉल्वेंट फॉर्म है, तो दोनों के दरमियान फर्क होगा। अब हम बात कर रहे थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, तो यहाँ पे देखें, ये आपका आ गया फ्रीजिंग पॉइंट जब आप लोगों का सॉल्वेंट प्योर था। तो जब आपने सोल्यूशन फॉर्मेशन की तो आप लोगों ने कहा था कि सॉल्वेंट के लिहाज से सोल्यूशन में वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो जैसे ही वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, उसकी लाइन यहाँ तक ड्रा की, जब इसको फर्दर एक्सटेंड किया जाता है ताकि आपके सॉलिड वेपर प्रेशर के साथ उसको मिलाया जाए, क्योंकि आपने कहा था लिक्विड का जब सॉलिड के साथ बराबर हो जाएगा तो वो उसके साथ इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, किसका, सोल्यूशन का। तो यहाँ देखें, यहाँ पे जो चीज इंटरसेक्ट कर रही है जिस पॉइंट पे जाके, उसको भी फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, बट ये वाला फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का होगा। तो क्या ये फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कम नहीं है सॉल्वेंट से? सॉल्वेंट का ये था प्योर सॉल्वेंट का, सोल्यूशन फॉर्मेशन के बाद ये फ्रीजिंग पॉइंट शिफ्ट हुआ है बैकवर्ड पोजीशन में। तो आप लोगों का इसका मतलब ये है कि आपके फ्रीजिंग पॉइंट के टेम्परेचर में कमी आई है।
तो ये वाली भी बिल्कुल वैसे ही इक्वेशन मैंने लिखी है कि यहाँ पे आपका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा सॉल्वेंट से एक फैक्टर के लिहाज से। वो फैक्टर कौन सा होगा? वो फैक्टर होगा कि आपने कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैंने क्वांटिटी नहीं कहा, मैंने कहा कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हो और सोल्यूशन फॉर्मेशन करवाते हो। जब सोल्यूशन फॉर्मेशन हो जाती है तो वो सोल्यूशन फॉर्मेशन के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो कितनी उसकी सरफेस को इंटरेक्ट करते हैं, कितना उसके वेपर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपने जो क्वांटिटी ली है किसी भी चीज की उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। क्योंकि ये क्वांटिटीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, किसी भी मैस, मोलर मैस या किसी भी चीज पे नहीं, मोलर मैस तो होते ही रहेंगे, तो इसलिए इनको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की इस ग्राफ की समझ आ गई है आपको? ये बिल्कुल उसी की तरह का है, बस थोड़ा सा फर्क है। तो ये ग्राफ भी आपको मेरा ख्याल है समझ आ गई है। नहीं आई समझ? नो मैम? ठीक है, मैं फिर समझा देती हूँ। अलीना कह रही आ गए, कोई नहीं, कोई खैर। एमन को नहीं आई, हम दोबारा से एक दफा कर लेते हैं। सबसे पहले देखो एमन, ये है आपका ब्लू कलर की लाइन, ये है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये वेपर प्रेशर आ रहा था, ये लिक्विड स्टेट में था, आपका तो टेम्परेचर कम करते जाए कम करते जाए, आपका जो लिक्विड है वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। तो एक वक्त आएगा, कहता है जब वो सॉलिड होना शुरू हो जाएगा और सॉलिड बन जाएगा, इसको पर्पल कलर की लाइन से शो किया हुआ है। लेकिन द पॉइंट एट विच लिक्विड वेपर प्रेशर एंड सॉलिड वेपर प्रेशर बिकम इक्वल, दे आर इंटरसेक्ट एट दैट पॉइंट, उन दोनों के वेपर प्रेशर एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को आप लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हो। थ्री डॉट्स, हाँ मैं वो करने लगी, ठीक है। ये जो डॉट है ना ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये डॉट उन्होंने वैसे लगाया हुआ है, ये जब इसके अंदर से पास आउट करता है ना, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके मुताबिक जब आप सोल्यूशन बना लेते हो ना, ये सोल्यूशन जब सोल्यूशन फॉर्मेशन हो गई है, मतलब सोलूट के पार्टिकल ने आपकी सॉल्वेंट के पार्टिकल के अंदर ट्रैपिंग कर दी है, वो उसके अंदर इंट्रैप्ड हो गए हैं, वो उसको क्या कर रहे हैं, ट्रैप करके रख रहे हैं, उसको ऊपर वेपर्स नहीं बनने दे रहे। तो आप कह रहे, तो आपने पीछे पढ़ा ना कि उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो ये मैंने उसके सिर्फ वेपर प्रेशर को लिक्विड प्योर सॉल्वेंट से उसके वेपर प्रेशर को डिक्रीज करके यहाँ सोल्यूशन फॉर्मेशन में दिखाया हुआ है पर्पल कलर की लाइन से। ये आपको शो करा रहा है कि इसका वेपर प्रेशर तो हो गया डिक्रीज, इस ग्राफ से भी पता चल रहा है। तो आप कहते हैं कि वेपर प्रेशर की लाइन को आप अगर एक्सटेंड करो सॉलिड की तरफ, यहाँ पे यहाँ तक लेके आओगे ना, ये सॉल्वेंट के लिहाज से इधर आपके ख्याल में सॉल्वेंट का इतना था तो इसका भी इतना हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सॉलिड बना ही नहीं, यहाँ पे कोई सॉलिड फॉर्मेशन हुई नहीं। सॉलिड फॉर्मेशन कब हुई है? जब आपके जो आप वेपर प्रेशर सोल्यूशन का बता रहे हो वो जाके इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट करेगा, तब वो सॉलिड फॉर्मेशन करेगा। और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है इसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, इसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट, और इसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान जरा देखो, एक लाइन इसने यहाँ से ड्रा की है नीचे की तरफ एक्स एक्सिस पे, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का। एक इसने लाइन यहाँ से ड्रा की है सोल्यूशन से नीचे की तरफ, यह है सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों में से कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? बताओ, क्या ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है या सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कम है? मतलब ये टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर यहाँ से शुरू होगा तो 0 1 2, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 है, तो लेफ्ट वाला, हाँ लेफ्ट वाला इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है, ठीक है। तो इसका मतलब आप यही कह रहे हो ना कि सोल्यूशन बनने के बाद जो फ्रीजिंग पॉइंट आया है वो कम आ रहा है, उसका टेम्परेचर कम आ रहा है एज कम्पेयर टू जब वो प्योर सॉल्वेंट की फॉर्म में था। तो अब मैं नेक्स्ट बात जो करने लगी हूँ, यहाँ तक बात क्लियर है, तो अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ कि सोल्यूशन फॉर्मेशन के बाद आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट आता है वो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है हमेशा। अब वो कितना कम होता है ये डिपेंड करता है कि आपने कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी पर्टिकुलर सोल्यूट के उस सॉल्वेंट के अंदर डाले हैं, फॉर एग्जाम्पल। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स डायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स पे। तो आप लोग ये नहीं डिफाइन करते कि ये कितनी क्वांटिटी ली गई है, 40 ग्राम, 80 ग्राम, 200 ग्राम, नहीं डिपेंड करता। डायरेक्ट बताओ कि आपने इतने मोल्स लिए हैं, यानी कि आप ये कह रहे हो कि इसके इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए थे और इतने नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट ने सॉल्वेंट के अंदर इतनी ट्रैपिंग की कि उसके वेपर प्रेशर को इतना डिक्रीज करके उसके फ्रीजिंग पॉइंट पर भी फर्क डालेगा और उसके बॉइलिंग पॉइंट पर भी फर्क डालेगा, ठीक है। आप बताएं किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो तो? जी, किसी बच्चे को अगर क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले, अगर नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वाली जो लास्ट रह गई है प्रॉपर्टी उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट करा दे मैम। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर है तो पूछ लीजिएगा, मैं अभी भी चैट का ऑप्शन ऊपर है।
लास्ट है। मैम इनमें जो आखिरी फार्मूला होता है ना, जैसे वो पीछे वाला आपने बताया था, हम्म। उसका कोई हिंट दे दीजिएगा, वो हमेशा भूल जाता है। हिंट। जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के एंड पे आपको वो इधर कांस्टेंट सुनिए, वाला फार्मूला। ये अगर आपको याद है ना, डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या आप लोग कह दो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट वाला कहोगे तो ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे एफ आना है, ठीक है। ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, अगर बॉइलिंग पॉइंट का होगा तो वो एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब आप लोग किसी को चीज को ना याद रखोगे तो मोलैलिटी का फार्मूला याद रख लो। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स का फार्मूला लिखो अब आप। मोल्स किसके लिखने हैं? सलूट के मोल्स। सलूट के मोल क्या होता है? मैस ओवर मोलर मैस। मैस को उसने डब्ल्यू से शो किया हुआ है, मोलर मैस को उसने कैपिटल एम से शो किया हुआ है। तो बस इतना सा फर्क है। अच्छा, मैं कह रही थी कि जब आपने मैंने, ठीक है मैम, इसको फिर ट्राई करेंगे फिर। हाँ अगर नहीं होगा तो कोई मसला नहीं। देखना मोलैलिटी का अगर फार्मूला जरा आपके पास कॉपी पेंसिल है ना, जरा खोल के लिखो मोलैलिटी का फार्मूला। तब तक एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा, मैं उसको रिप्लाई कर देती हूँ। आप मोलैलिटी का फार्मूला खोल के लिखो। उसमें होता है मोल्स पर यूनिट सॉल्वेंट किलोग्राम, ठीक है। तो अगर आप लोग उसको ठीक है। खोलोगे ना, जरा देखो उसका क्या बनता है। आपने सिर्फ करना ये है कि जो मैथ्स है, जिसको आप लोगों ने स्मॉल एम से शो करते हो, उसको आप डब्ल्यू से शो कर दो, और मोलर मैस को आप कैपिटल एम से शो कर दो। मैस को कैपिटल डब्ल्यू से और मोलर मैस को कैपिटल एम से शो कर दो। तो मोलैलिटी का फार्मूला आपने मुझे लिख के दिखाना है। अब एक बच्ची ने पूछा कि मैम लास्ट लाइन रिपीट कर दें कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर ही क्यों डिपेंड करती है, मैथ्स पे क्यों नहीं। तो अगर मैंने कहा ना, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की जब डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, उसमें साफ लफ्जों में लिखा हुआ था, दिस इज द प्रॉपर्टी दैट डिपेंड अपॉन ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आप लोग लेट्स सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड, शुरू में मैंने एग्जांपल दी, दोनों का 40-40 ग्राम ले लो, और आप ये कह दो कि जितना 40 ग्राम NaOH डालने से आपके सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ा है, उतना ही फर्क आपके 40 ग्राम डालने से, NaCl डालने से फर्क पड़ेगा। तो आप गलत बात कह रहे हो। वजह क्या है? क्योंकि 40 ग्राम ऑफ NaOH इज नॉट, वो तो एक मोल है, लेकिन अगर 40 ग्राम ऑफ NaCl की बात करें तो वो तो एक मोल है ही नहीं। तो आपने तो कहा कोलिगेटिव में आप मैथ्स लेते नहीं, आप तो लेते हो नंबर ऑफ पार्टिकल। 1 मोल में तो 6.02 टेरेस पर 23 पार्टिकल आ जाएंगे। बट जो 40 ग्राम ऑफ NaCl लिया है, वो 1 मोल है ही नहीं, 1 मोल से कम है। तो उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी नहीं आएंगे। वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही जाके क्या करते हैं, सॉल्वेंट के ऊपर कवरेज करते हैं और उसके वेपर्स को कम करते हैं। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज जो मैं पढ़ा रही हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी नंबर्स पे डिपेंड करती है, मैथ्स पे डिपेंड नहीं करती, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अल्फा जुबैर ने पूछा था, अब आपको क्लियर है अल्फा? एमन का भी क्लियर होगा क्या कि नहीं? एमन ने कहा मैम आ गई समझ। अल्फा का भी मेरा ख्याल है कि अब हो जाना चाहिए। जी अल्फा? नहीं, मेरा ख्याल उसको समझ आई, इसीलिए वो अभी रिप्लाई नहीं कर रही। अल्फा दोबारा कर दो रिपीट, थोड़ी सी आई है अभी भी। देखो पता क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पता है क्या होते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोल्स, ठीक है। आप लोग एवोगैड्रो की जब बात करते हो तो कहते हो कि एक मोल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो उसके एवोगैड्रो नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो मेरी बात सुनो ना, देखो आ, मैंने कल आपको बात एक बताई थी कि आप कहते हो कि 12 ग्राम अगर मैं कार्बन ले लूं तो वो 1 मोल है, मैग्नीशियम के 24 ग्राम ले लूं तब वो 1 मोल है। तो क्या दोनों के मास में फर्क नहीं है? एक है 12 ग्राम, एक है आपके पास 24 ग्राम। तो दोनों के मास में तो फर्क है, बट दोनों को दोनों क्वांटिटी क्या है? 1 मोल। 1 मोल है दोनों के दोनों। एक एक मोल का मतलब यह है कि इनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी है वो गैदरो जितने होंगे, यानी कि 6.02 टेन पर 23। तो आप लोग कह रहे थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर्स पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी पे नहीं। तो अगर आप सबके इक्वल मोल लेके चलोगे ना, तो उसके इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो वो एक जितना फर्क डालेंगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। लेकिन अगर आप ये कहते हो ना कि मैं 12 ग्राम अगर कार्बन ले रही हूँ और 12 ग्राम ही मैं दूसरी ले लूं, तो जरा देखो 12 ग्राम कार्बन में तो 1 मोल है, 12 ग्राम मैग्नीशियम कितनी होगी? हाफ मोल। हाफ मोल में नंबर ऑफ हाँ हाँ। पार्टिकल्स, एवोगैड्रो नंबर के नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी 2 पे डिवाइड करोगे, वो तकरीबन आ जाएंगे 3.01 टेन पर 23। तो आप देखो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल है 3.0201 टेन पर 23, और यहाँ पे है 6.02 टेन पर 23। तो दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स में फर्क पड़ गया ना। सिर्फ आपने क्वांटिटी इक्वल ली है अब, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर फर्क आ गया है।
तो वही जो फर्क आया है वो किस वजह से आया है, क्योंकि आपने मोल्स चेंज किए हैं। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कि ये सिर्फ नंबर्स पे डिपेंड करती है, आपकी मास क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। आप बोलो अल्फा। ओके, वेरी गुड, आ गई समझ बच्ची को। लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर, आपको आ गई है मोना, आपको कर रही थी शायद। जी मैम, हो गया। हो गया, ठीक है। अब आपको याद रहेगा जी मोलालिटी का फार्मूला जो W1 W2 है कहाँ से आया था, ठीक है। इंशाल्लाह। अब लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। कल मैंने आपको ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पढ़ाई थी, वो इसी वजह से पढ़ाई थी क्योंकि मैंने आज ये प्रॉपर्टी पढ़ानी थी। अब सबसे पहले तो आप लोग ऑस्मोसिस कहते थे द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और मैंने सॉल्वेंट कहा है, कल मैंने क्लियर कर समझाया था। यहाँ पे देखें, आपने ये सॉल्वेंट लिया हुआ है, प्योर सॉल्वेंट है, ये सोल्यूशन है, इसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल मौजूद है। होगा क्या यहाँ पे, पहले, इससे पहले ना, अगर मैं आपको एक और डायग्राम दिखाती हूँ, ये वाली, सॉरी, ये देखें, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। इसमें ये आप लोगों ने सोल्यूशन बनाया है, ये नहीं बनाया, जो भी है इसके अंदर जो भी हुआ है। कहता होता क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हायर कंसंट्रेशन में मौजूद है। ये सॉल्वेंट आपके सोल्यूशन की तरफ जाना शुरू कर देता है, ये सोल्यूशन है अंदर, इसके अंदर सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट के पार्टिकल पर्पल कलर के नजर आ रहे हैं, और ये दूसरे जो है ब्लू कलर के आपका सॉल्वेंट है। अब जरा देखना कि आपका जो ये बाहर वाला सॉल्वेंट है, चूंकि यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन में है और अंदर बहुत लोअर कंसंट्रेशन में है, तो आपका जो सॉल्वेंट है इधर हायर कंसंट्रेशन से अंदर की तरफ जाएगा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। इसमें आ गया हुआ है ये वाला, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी, इसलिए यहाँ से पानी या जो भी लिक्विड या सॉल्वेंट था वो मूव करके अंदर की तरफ चला गया। आप यहाँ तक बस समझे, इधर ना आए अभी, ठीक है। अब जरा पीछे वाली स्लाइड पे जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हुआ, ये प्योर सॉल्वेंट था, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी, ये सोल्यूशन था। पहले सोल्यूशन जब बनाया था दोनों का वॉल्यूम इक्वल था, जब सोल्यूशन बनने के बाद सॉल्वेंट यहाँ से इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि सोल्यूशन फॉर्मेशन के बाद सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट में आएंगे, तो उसके ऑटोमेटिकली सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम हो जाएगी, यानी उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो जो प्योर सॉल्वेंट है वो सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू पास आउट करेगा और सॉल्यूशन के अंदर जाना शुरू कर देगा। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि किस प्रेशर के साथ ये सोल्यूशन, ये जो सॉल्वेंट है वो मूव करके सोल्यूशन की तरफ जा रहा है। इसको पता लगाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ऐसा गैजेट अप्लाई करोगे, एक लगाया जाता है यहाँ पे प्रेशर को मेजर करने के लिए। वो क्या करता है, वो इस सॉल्वेंट के फ्लो को रोकता है। जब टोटली सॉल्वेंट के फ्लो को रोक देता है, तो जितना प्रेशर आप लगाते हो सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए, वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। आप दूसरे लफ्जों में मेजर क्या कर रहे हो, कि सॉल्वेंट जो इस तरफ से जितनी फोर्स के साथ इस तरफ से उस तरफ मूव कर रहा था सॉल्वेंट से सोल्यूशन फॉर्मेशन की तरफ, जितनी फोर्स के जरिए वो मूव कर रहा था, आपने उतनी फोर्स लगा के उसको रोका है। वो फोर्स किसके इक्वल होगी, वो उसी प्रेशर के इक्वल होगी जो इस पानी ने इस तरफ जाने के लिए या इस सॉल्वेंट ने इस तरफ जाने के लिए लगाई थी। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले तो डेफिनेशन क्लियर करें, अगर डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, नीचे वाली कुछ भी नहीं है, नीचे सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ एक फॉर्मूला है। ऑस्मोटिक प्रेशर की आपको समझ आई, सेमी जी मैम, आइए, मतलब बाहर से जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं कि सॉल्वेंट के सॉल्वेंट के फ्लो को फ्लो को रोकने के रोकने के लिए, लिए, उसको हाँ। ऑस्मोटिक प्रेशर। सेमी परमिएबल क्या होता है, सेमी परमिएबल इज द मेम्ब्रेन दैट कैन अलो द फ्लो ऑफ सम ऑफ द पार्टिकल्स एंड फॉरबिडन द फ्लो ऑफ सम ऑफ द पार्टिकल्स। क्या करती हैं ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास आउट करने के लिए अलो करते हैं। मोस्टली ये सॉल्वेंट को अलो करती हैं, सोल्यूट को एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देती। ये भी तो हो सकता था ना, डिफ्यूजन भी तो हो सकती थी। यहाँ देखें, डिफ्यूजन का मतलब क्या था, कि आपके सोल्यूट के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये भी तो हो सकता था, यहाँ पे सलूट बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या करें, आपके सलूट पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करना शुरू कर दें। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप लोग अपनी मर्जी से लगाते हो। ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसको आप लोग खुद सिलेक्ट करते हो, ये किस पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास करें और किस पार्टिकल आपको अपने अंदर से पास ना करने दें। तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन लगाई जाती है वो परमिट करती है सिर्फ सॉल्वेंट के फ्लो को। अगर वो सोल्यूट के फ्लो को परमिट कर देंगी, तो यहाँ से यहाँ भी आना शुरू हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ, दोनों तरफ सोल्यूशन ही बन जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सॉल्वेंट किस फोर्स के साथ इधर से उधर गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई जाती हैं वो सिर्फ सॉल्वेंट के फ्लो को अलो करती हैं, और जैसे ही सॉल्वेंट का फ्लो इस तरफ से जाता है उस तरफ,
इसके ऊपर एक गैजेट अप्लाई करके इसके प्रेशर को रोका जाता है। जितनी फोर्स लगा के आप उस प्रेशर को रोक देते हो सॉल्वेंट के फ्लो को रोकने के लिए, वो प्रेशर बेसिकली सॉल्वेंट की उस फोर्स को मेजर करता है जिस फोर्स से वो उस तरफ जा रहा होता है। तो इसको प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। यानी ऑस्मोसिस के दौरान सॉल्वेंट जितनी ताकत से या जितने प्रेशर के साथ अपने हाई कंसंट्रेशन से प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के अंदर जा रहा होता है, वो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, आसान लफ्जों में। जी। अब कोई और क्वेश्चन? नहीं। मैम इसका फार्मूला क्या? फॉर्मूला समझाती हूँ मैं आपको। अब ये भी कहता है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अगर आप यहाँ पे सलूट ज्यादा कर दो, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ा दो, तो इसका मतलब है सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली उसी लिहाज से कम होती जाएगी। ये समझ आई आपको कि आप सलूट के पार्टिकल बढ़ाते जाओ, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाते जाओगे सोल्यूशन में सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है वो उतनी कम होती जाएगी। और इस तरफ ऑटोमेटिकली नहीं भी इंक्रीज हो रही, तो इसके लिहाज से तो रिलेटिवली देखा जाए तो यहाँ पे क्या होती है, ऑटोमेटिकली प्योर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। तो उसी लिहाज से जितनी इसकी कंसंट्रेशन हाई होगी वो उतनी जल्दी से इधर से उधर मूव करेगा, ठीक है, और उतना ही ज्यादा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता जाएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर, पीछे भी आपने जो पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट एक तो कॉलिगेटिव थी, नंबर ऑफ पार्टिकल के चेंज करने से चेंज हो रहा था, फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो रहा था, वेपर प्रेशर चेंज हो रहा था। तो अब आप लोगों ने देखा कि अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूशन फॉर्मेशन में बढ़ाते जाओगे या कम करते जाओगे, उसी लिहाज से आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है वो भी चेंज होता जाएगा। तो ये चीज कंफर्म करती है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ, ठीक है। ये मैम ये जो आखिरी जो आपने बताया अभी सलूट को बढ़ाएंगे तो आपने फिर आगे क्या बताया, मतलब इधर सॉल्वेंट उसमें बढ़ेगा या इस साइड पे बढ़ेगा? देखो ना, ये देखो, सबसे पहले तो आप कह रहे हो कि फॉर एग्जांपल मैं लेट्स सपोज करती हूँ यहाँ पे पहले 10 सोलूट के पार्टिकल थे, सिर्फ 10। तो जो सॉल्वेंट है वो 90% होगा, ठीक है, वो 90 उसके पार्टिकल होंगे। यहाँ पे तो वो 100 है, तो 100 और 90 की रेशियो है। 100 है प्योर में, 90 है सोल्यूशन में। अब मैं क्या करूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ा के 20 कर दूं। आप जरा रेशियो देखो तो यहाँ पे 80% सॉल्वेंट रह गया और यहाँ पे 100 है। अब रेशियो है 100 और 80 की। तो जो 100 और 90 में सॉल्वेंट फ्लो कर रहा था, उसकी ताकत या उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा एज कम्पेयर टू जब 100 और 80 का होगा। जितना फर्क आता जाएगा, जितनी यहाँ पे रेशियो बढ़ती जाएगी, इसके लिहाज से, रिलेटिव के लिहाज से, ये जितना कम होता जाएगा यहाँ पे सॉल्वेंट सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट बढ़ाने से, उतनी ही जल्दी से आपका सॉल्वेंट फ्लो करेगा और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो इधर ही बता दे, फिर मैं अगली जो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फार्मूला वो आप लोगों को आता है, कुछ भी नहीं है वो। बस मुझे यहाँ तक बताएं कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की समझ आती है या नहीं आई। मैम आखिरी बात की नहीं आ रही समझ। आप, अच्छा ठीक है, मैं फिर समझाने की कोशिश करती हूँ। आप लेते हो सॉल्वेंट टू सोल्यूशन रेशियो, ठीक है। सॉल्वेंट से सोल्यूशन की रेशियो जो है वो जितनी ज्यादा होगी, आ, उतना ही जल्दी सॉल्वेंट फ्लो करेगा सोल्यूशन की तरफ। आप यहाँ पे पहले मैंने आपको कहा ना 10 और 90 की रेशियो रख रहे हो, आप सोल्यूट कह रहे थे कि 10 नंबर ऑफ पार्टिकल है तो सॉल्वेंट है 90, और यहाँ पे है 100। सिर्फ 10 नंबर ऑफ पार्टिकल का फर्क है, यहाँ पे 100 सॉल्वेंट है, यहाँ पे 90 है। जब आप इधर नंबर ऑफ पार्टिकल को 30 कर दो, लेट्स सपोज 30 कर देते हैं, तो आपका यहाँ पे सॉल्वेंट रह गया पीछे 70। यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ा ना, ये तो 100% ही है, यहाँ पे तो सारे का सारा सॉल्वेंट है। अब रेशियो है 100 और 70 की, पहले रेशियो थी 100 और 90 की। जब फर्क ज्यादा हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 100 और 70 में 30 का फर्क है, तो जब फर्क ज्यादा है तो आपका सॉल्वेंट उतनी ही तेजी से फ्लो करके जाएगा। लेकिन जब फर्क कम था, यहाँ पे 100 था, यहाँ 90, बहुत कम फर्क था, तो वो थोड़ा कम प्रेशर से फ्लो करके जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कब ज्यादा होता है, जब सोल्यूट के पार्टिकल इतने ज्यादा हो जाते हैं कि सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट ना होने के बराबर होता है, तब सॉल्वेंट यहाँ पे अपनी हाई कंसेंट्रेशन से भी बहुत ज्यादा का फ्लो करता है, ठीक है। क्योंकि वो पहले तो है ही हाई कंसेंट्रेशन में सोल्यूशन के लिहाज से, लेकिन अब चूंकि वो उसके अंदर सॉल्वेंट ना होने के बराबर है, तो वो बहुत ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन पे होता है, इसलिए वो फौरन फ्लो करके लोअर कंसेंट्रेशन यानी सोल्यूशन फॉर्मेशन की तरफ जाता है।
और वहां पे जाके अपना उस जितने फ्लो से जाएगा उतना ही उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा होता जाता है। ठीक। ठीक है मैम। ओके। अब आप लोग इधर ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है, पहले इससे पहले ये देखें। जनरल गैस इक्वेशन, सॉरी, जनरल गैस इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई, पीवी इक्वल टू एन आर टी। एन इज द नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर लाके मैंने डिवाइड किया, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज द कंसंट्रेशन ऑफ दैट मटेरियल, जो भी आपका था। तो ये सी आर टी का मतलब ये है पहली बात। ओस्मोटिक प्रेशर को ना उसने पाई से शो किया होता है, ये आपको नजर आ रहा है पाई का फैक्टर। ये है आपके पी ओस्मोटिक प्रेशर, सी आर टी वही है, सिर्फ आई का फर्क है। ये आई जो है ना, ये आई, ये है वैन होफ फैक्टर। ये आप लोगों ने बड़ी दफा न्यूमेरिकल देखा होगा। वैन होफ फैक्टर एक थर्मोडायनामिक्स की तरफ वो लाता होता है, ये आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाला। ये जो है आपका वैन होफ फैक्टर आ रहा है, कहता है ये इज द, ये रेशियो है किस किस की, मेजर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द सल्यूट ऑन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कि आपके नंबर ऑफ पार्टिकल जो आपने सल्यूट के मिक्स किए हैं सोल्यूशन फॉर्मेशन के लिए, उसने ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर कितना फर्क डाला है। जिस तरह आप लोग डेल्टा टी भी नहीं थे निकाल रहे, कि अगर चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है तो कितना हुआ है, और वो किस तरह से निकाल रहे थे आप लोग, वो निकाल रहे थे, एक ग्राफ बनाया था, एक जो सलूट सॉरी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, वो उसको इक्वल करके जो टीबी आया था, और एक आप लोगों ने कहा था कि जब आप सोल्यूशन फॉर्मेशन के बाद लगाते हो और उनके दरमियान जो एलिवेट बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टीबी जिसको कहा था, वो उसी तरह ये फार्मूले में आई आया हुआ है जिसको आप वैट फैक्टर कहते हो। ये क्या है कि आप लोगों ने जितने नंबर ऑफ पार्टिकल डाले हैं उसकी वजह से आपके ऑस्मोटिक प्रेशर पे कितना फर्क पड़ा है, कितना इंक्रीज हुआ है। ये मोस्टली इंक्रीज ही होता है, ठीक है। इंक्रीज इसलिए होता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज नहीं होता, मोस्टली केसेस में होता ही इंक्रीज है, क्योंकि पहले सॉल्वेंट अगर नॉर्मली फ्लो कर रहा हो, दोनों तरफ सॉल्वेंट हो, तो वो तो इक्वल क्वांटिटी में है, उनका प्रेशर तकरीबन ना होने के बराबर जीरो ही होगा। वो एक तरफ से दूसरी तरफ एक इक्वल क्वांटिटी में जा रहे हैं। आप जैसे सॉल्यूट ऐड करते हो तो सॉल्वेंट फ्लो करना शुरू करता है, तो इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर शुरू करता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली बढ़ता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो ये फार्मूला आपका यहाँ से आया था, इसलिए मैं कह रही थी इसकी कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, सिर्फ दो फार्मूले हैं। आई सी आर टी, सी आर टी कहाँ से आया है, पी वी इजिकल टू एन आर टी से। पी एन आर टी अगर आता है तो ये सारी वही है, सिर्फ आपके पास मैंटो फैक्टर एक नई चीज आई है जो कि बेसिकली मैयर है, एक क्वांटिटेटिव फैक्टर है। जितना आपका डेल्टा टीबी डेल्टा एफ बी पे फर्क पड़ेगा उसी लिहाज से आपके आई के फैक्टर पे फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। कॉलिगेटिव के ऊपर डिपेंड करता है। सी क्या है मैम इसमें? कंसंट्रेशन, ये चीज ये देखें, पी वी इजिकल टू एन आर टी था, एन को वॉल्यूम इधर लेके आए तो वॉल्यूम को डिवाइड किया, एन ओवर वी हो गया आपके पास कंसंट्रेशन। पी इज द प्रेशर, सी आर टी, पी की जगह आप लगा दो पाए, ऑस्मोटिक प्रेशर बन गया। सी कंसंट्रेशन, आर इज द जनरल गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर। सिर्फ यहाँ पे पीछे अगर देखा था तो आई आया था, आई इज द वैन होफ फैक्टर। आप उसको कैसे कैलकुलेट करते हो, आप उसको कैलकुलेट करते हो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, ठीक है, आई को कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको उसका प्रॉपर फार्मूला चाहिए तो मैं आपको पिक्चर भेज देती हूँ उसकी, वरना आप लोग कहीं भी लिखोगे ना वैट होफ फैक्टर की डायरेक्ट निकल आएगी, मेजर क्वांटिटी और प्रेडिक्टेड और एक्चुअल की टर्मिनोलॉजी में निकलेगी, कि पहले वाला कितना प्रेशर था और सोल्यूशन फॉर्मेशन के बाद कितना प्रेशर है। तो आप किसी तरह से भी कर लेना, वो आपको हर बुक से भी मिल जाता है। वैट ऑफ फैक्टर अगर आप डायरेक्ट लिखोगे गूगल पे आपके पास आ जाएगा। सिर्फ रेशियो है बिटवीन द सिमिलर क्वांटिटी के दरमियान रेशियो है, और वो डिपेंड करता है प्रेशर के दरमियान रेशियो है बेसिकली, जो सॉल्यूशन फॉर्मेशन से पहले था और ये सॉल्यूशन फॉर्मेशन के बाद आया, ठीक है। ओके ठीक। मैम अब पाई अलग चीज है और सी आर टी अलग चीज है? नहीं नहीं, मैंने सिर्फ प्रेशर जो है ना जनरल गैस इक्वेशन में पी प्रेशर, उसको सिर्फ पाई से रिप्लेस किया है। ओस्मोटिक प्रेशर जो है ना उसका जो सिंबल है वो पाई, ये इसी तरह का होता है, इसको पाई नहीं कहते, इसको कुछ और कहते हैं, नाम भूल गया मुझे इसका। तो ये जो है ना आपका ओस्मोटिक प्रेशर, उसको इस सिंबल से शो करते हैं। बाकी तो सारा सीआरटी वही है, सिर्फ एक चीज नहीं आई है, ये पी ही है, प्रेशर ही है, लेकिन ऑस्मोटिक है इसलिए इसको इस सिंबल से शो किया जाता है। इसको ना साई टाइप कुछ कहते थे, साई का कोई नाम था इसका, नाम मुझे भूल गया अब।
मैं आपको फिर भी कंफर्म। साइन तो मैम दूसरी तरह होता है, वो जो इस तरह, वो ये उसी तरह से था, साइन मिल नहीं रहा था मुझे। वो जो मैथ वाला होता है। ये मॉड्यूल अच्छा आज ये का, सही है। नहीं साई नहीं है, मैं इसका आपको नाम कंफर्म कर दूंगी, मुझे खुद नहीं एग्जैक्टली याद आ रहा क्या नाम था इसका। फिर भी मैं आपको कंफर्म कर दूंगी, क्या पता पाई ही हो। अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा इसका। तो ये मैंने जब कैलकुलेशन करी थी, जो हाथ से कैलकुलेशन की हुई थी ना, उसमें लिखा था साइन, लेकिन इसमें मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा जी, यहाँ पे ये मॉड्यूल आपका आज मैम ये साइन डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट भी होते हैं, और इनको पता नहीं चलता। अच्छा, लेकिन मैंने तो जो दो चार किताबें पढ़ी हैं उसमें यही था। इसका नहीं मुझे याद के चेंज भी हो सकता है, मे बी हो। लेकिन डिपेंड, ये इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आप सिंबल आपसे कौन पूछेगा कि नहीं नहीं, वैसे कह रही हूँ भाई, जनरली ये जो इनके साइंस होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं, और हाँ मोस्टली ये भी नहीं ऐसा होता पता है होता कुछ भी एक बुक कांस्टेंट। से पढ़ो तो उसको क्या पढ़ना है, दूसरी बुक में पढ़ो तो वहां। जैसे है नीला कांस्टेंट मैं आपको पढ़ा रही थी ना, अब वो मैंने आपको के एच पढ़ाया ना, मैंने ना कुछ ये क्या कहते हैं, इस पे काम किया हुआ है ना, जो बाहर वाले स्टूडेंट थे ए लेवल के, उनमें है नीला का कांस्टेंट को एच लिखा हुआ था उन्होंने, और जो सॉलिबिलिटी था उसको सी लिखा था, उसका जो फार्मूला था वो जो फॉरेन की बुक से उसमें लिखा होता सी इज इक्वल टू एच पी। एचपी का एच है नीला कांस्टेंट, पी था प्रेशर, और सी इज द कंसंट्रेशन, ही बेसिकली सॉलिबिलिटी को वो कह रहे थे। तो ये चीज थी। तो हर जगह वाकई ही कांस्टेंट के क्या होता है, साइन चेंज कर देते हैं। लेकिन आप अपनी मर्जी से डेफिनेशन याद रख लें और उसका फार्मूला याद रख लें एक, आप खुद ही डिफाइन कर सकोगे कि ये पैरामीटर कौन सा है और कौन सा नहीं। अगर कोई और टर्मिनोलॉजी में भी आपको पैरामीटर वो डिफाइन करके दे देते हैं तो आप लोग इसमें घबराइएगा मत, आप लोग ये देखिएगा कि जो मैंने फार्मूला पढ़ा है वहां पे किस पैरामीटर के साथ कौन सा पैरामीटर मैच कर रहा है। तो जो जहाँ पे मैच करेंगे उसको उसी के साथ मैच करवा के आप खत्म कर दीजिएगा काम। तो ये मॉड्यूल था है नहीं, अब था सोल्यूशन का। इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया एक सोल्यूशन केमिस्ट्री का, पूरे का पूरा बनाया था। हम लोगों ने इंटरेक्शन देखी थी सोल्यूट की सोल्यूट के साथ, सोल्यूट की सॉल्वेंट के साथ, और सॉल्वेंट की सॉल्वेंट के साथ। और ये भी पढ़ा था कि कौन सी जो इंटरेक्शन है जो स्ट्रांग होंगी तो सोल्यूशन फॉर्मेशन हो जाएगी, कौन सी कम होंगी तो सोल्यूशन फॉर्मेशन नहीं होगी। इसके अलावा आप लोगों ने सोल्यूशन के इंपॉर्टेंट यूनिट्स पढ़े थे टर्मिनोलॉजी में, वो जैसे फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन, अच्छा नहीं, वो जो यूनिट है मोलैरिटी था, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। परसेंटेज सोल्यूशन पढ़ाया था मैंने आपको, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। और कौन सा सोल्यूशन पढ़ाया था मैंने आपको, एक सोल्यूशन की सिर्फ रह गई है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चारों एक्सप्लेन की, कोशिश की कि आपको याद हो जाए, लेकिन मे बी ऑस्मोटिक प्रेशर वाली मेरा ख्याल है कुछ गड़बड़ रह गई आपकी, लेकिन अगर आप देखो ना तो वो भी बड़ी आसान है, वो इतनी मुश्किल नहीं है। रॉसला पढ़ा है, इसकी डेरिवेशन तीनों याद रखनी है आप लोगों ने, ठीक है, इसका कोई भी फार्मूला मत भूलिएगा। और लास्ट पे आप लोगों ने सोल्यूशन केमिस्ट्री की थोड़ी सी जो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की ला के हाथ से आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन की जो है कैटेगराइज किया था आप लोगों ने। इस पूरे मॉड्यूल में आपने ये किया है। मोस्टली बुक्स का मैं आप लोगों को दे दूंगी। ये एक बच्चे ने कल मुझसे पूछा था, अ, अरे वो मैं दोबारा निकाल देती हूँ। ये था ए जियोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक मिक्सचर का पूछा था। ये मैंने ऑनलाइन कोई स्लाइड पकड़ी है, खुद मैंने नहीं बनाई थी, टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैं थोड़ा सा इसकी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेकिन आप लोगों ने ना जियोट्रॉपिक और एजियोट्रॉपिक की बजाय आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन को पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ जो आप लोगों की बुक्स में जियोट्रॉपिक और एजियोट्रॉपिक का टॉपिक दिया जाता है, सिर्फ एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या आपके जो मिक्सचर या सोल्यूशन फॉर्मेशन हो रही है, क्या वो डिस्टिलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं आपको पहले ग्राफ समझाती हूँ, ये देखिए, ये है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होगा जिसके वेपर और लिक्विड फेज में दोनों की कंसंट्रेशन, तकरीबन कंपोजिशन कह सकते हैं, कंसंट्रेशन नहीं कहूंगी, जो दो चीजें आपने मिक्स की हैं, दो सोल्यूशन, जो दो चीजों को मिक्स करके सोल्यूशन बनाया है, कहता है कि उसकी जो कंपोजिशन है इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज में सेम होती है। इसकी ये डेफिनेशन इतनी बेहतर नहीं है, इसकी सही डेफिनेशन है कि ये वो वाले मिक्सचर हैं जिनका पूरे ग्राफ के अंदर, यानी जब उनको ग्राफिकली एक्सप्लेन किया जाता है, तो दोनों जो लिक्विड या सॉलिड जो भी चीज जिसका भी सोल्यूशन बना है वो एक पॉइंट के ऊपर आके इंटरसेक्ट करते हैं, जो उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। उनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा एक सिंगल पॉइंट होता है, ठीक है।
और एजियोट्रॉप मिक्सचर जो है वो नॉन आइडियल होते हैं, यानी आइडियल नहीं होते। तो कहता है चूंकि कंपोजिशन इनकी सिमिलर होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट एक होता है, सिंगल बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो आप मुझे खुद बताओ, आप लोगों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो ऑर्गेनिक में पढ़ी होगी। आप बताओ कि क्या मैं इस लिक्विड को, ये जो दो फॉर एग्जाम्पल दोनों ही लिक्विड थे, ए और बी दो कंपोनेंट थे, दोनों लिक्विड थे, उन दोनों को मिला के मैंने सोल्यूशन बनाया, तो ये जो सोल्यूशन बन रहा है उनका बॉइलिंग पॉइंट एक है, क्या ये डिस्टिलेट हो सकते हैं? बताओ जरा। एग्जैक्टली exactly. नहीं मैम, अगर बॉइलिंग नहीं हो पॉइंट सकते, सेम है तो फिर तो सेपरेट नहीं बिल्कुल हो नहीं। सकते। बस ये फर्क है। आप लोगों की बुक्स में भी बहुत बहुत लंबा लिखा होगा कि ये इधर इधर इधर, वो आपको ग्राफिकली बताना ये चाह रहे होते हैं कि ये ना इसकी कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में सेम होने की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है एक सिंगल पॉइंट होता है। और इस बेसिक बात इसको सिर्फ एक करनी चाहिए थी, वो डेफिनेशन ये होनी चाहिए थी कि इनका चूंकि बॉइलिंग पॉइंट एक सिंगल पॉइंट है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, इनको डिस्टिलेट नहीं कर सकते एजियोट्रॉप मिक्सचर को। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो जियोट्रॉप मिक्सचर होते हैं, इनका लिक्विड और वेपर फेज दोनों चेंज होता है, दोनों में दोनों मटेरियल्स की कंपोजिशन, मटेरियल या आप लिक्विड कह लो कुछ भी कह लेना, कंपोनेंट की कंपोजिशन चेंज होती है। और इनके पूरे ग्राफ के अंदर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होता जहां पे ये क्या करें, एक दूसरे को कट आउट करें। यानी क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, इनका बॉइलिंग पॉइंट ए का बी से चेंज होगा। तो क्या ये डिस्टिलेट हो सकते हैं? जवाब है हाँ, हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ए का कुछ और है, बी का कुछ और है। तो आप आसानी से प्योर कंपाउंड यहाँ पे भी हासिल हो जाता है। आपने एक लाइन पढ़ी होगी, यहाँ पे प्योर कंपाउंड हासिल होता है। कंपाउंड मतलब जब आपने सोल्यूशन फॉर्मेशन के बाद जो चीज बनाई है, जो चीज बनाई है वो आपको बॉईल करके मिलेगी, दोनों के मिक्स कंपोजिशन, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करो तो आप लोगों को ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट दोनों प्योर फॉर्म में मिलेंगे, यहाँ कंपोनेंट है, यहाँ कंपाउंड है। ये आपने डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। अब बताएं। मैम अब वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वो किस में आती है? वो एजियोट्रॉप में आती है। ये जो चीज है ना, वो एजियोट्रॉप की ही टाइप्स हैं। उसमें डेविएशन जो है वो ये कहना चाह रहा होता है कि जब दोनों लिक्विड को मिक्स किया जाता है तो आपका लेट्स सपोज ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 40 है और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 20 है। तो इसका मतलब है कि कोई जो कंडीशन आनी चाहिए, वो कंडीशन ऐसी आनी चाहिए कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इन बिटवीन 40 to 20 के दरमियान आ जाए। होना तो यही चाहिए ना सोल्यूशन फॉर्मेशन के बाद। बट चूंकि ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो कहता है एक कई दफा पॉजिटिव डेविएशन भी आ जाते हैं, कई दफा नेगेटिव भी आ जाते हैं। यानी बॉइलिंग पॉइंट 40 से क्रॉस भी कर जाता है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के अंदर नहीं आता, और कई दफा 20 से भी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन भी आ सकती है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर और नेगेटिव डेविएशन भी आ सकती है। ठीक है, वो ये था उसमें। ये एजियोट्रोपिक से जो है ना, इनकी टाइप्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। सिर्फ फर्क इतना पड़ता है, फर्क क्या पड़ता है कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट था, होना तो ये चाहिए था कि ये दो जो कंपोनेंट इसने लिए हैं इन्हीं दोनों के रेंज के दरमियान में आ जाने, चूंकि ये सोल्यूशन बना रहे हैं। तो होना ये चाहिए था कि इन दोनों के टेम्परेचर के दरमियान में कोई एक टेम्परेचर आ जाता और आपका जो है डिफाइन हो जाता। बट पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है कि दोनों के टेम्परेचर को प्लस करने के बाद या एडअप करने के दरमियान उनकी रेंज के दरमियान आता ही नहीं, वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और नेगेटिव डेविएशन में बहुत ज्यादा लो हो जाता है। ठीक है, अब सिर्फ 2 मिनट रह गए, अगर आप लोगों को क्वेश्चन कोई पूछना है तो पूछ लें, वरना हम मीटिंग एंड करते हैं यहाँ पे। ये आप, मैम लास्ट वाली जो स्लाइड यही वाली जो थी, इसकी पिक्चर दिखा दें। ये वाली, ए जियो जियो वाली। यही है। ये स्लाइड मैंने नहीं बनाई, ये कहीं से उठाई गई है। अब मुझे इसकी, हाँ ठीक लिखा हो, ठीक है। फिर भी अगर कोई गलती हुई ना, आप लोग ठीक है देख मैम। लीजिएगा। बाकी अपनी बुक से पढ़िएगा। इसकी जो ये सोल्यूशन फॉर्मेशन की सबसे अच्छी बुक है ना, वो है, मैं ना उस वो बुक मेरे पास मौजूद है, मैं आपको वो बुक भेजती हूँ। उसमें सोल्यूशन फॉर्मेशन की पूरी केमिस्ट्री डिफाइन की हुई है। ठीक है, अगर आपको वो चैप्टर पढ़ोगे ना, उसका चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 है, दो चैप्टर है। आप लोग वो चैप्टर पढ़िएगा, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर समझ आ जाएगी इसकी सोल्यूशन फॉर्मेशन की, वो फॉरेन राइटर की है। और मैं आपको बुक भेज देती हूँ, अभी भेज देती हूँ, ठीक है।